छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित बिजनेस की पाठशाला पावर्ड बाय राठीज बिल्ड मार्ट, आप सभी का इस आज के शानदार तीसरे दिन कार्यक्रम में 7 दिवसीय इस कार्यक्रम के शानदार तीसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री आदरणीय छगन जी मुंदड़ा, और आज हमारे ट्रेनर स्पीकर आदरणीय श्री मुकेश जी आसर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष भाई रुपेश जी गांधी से, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच लेकर एक लॉकडाउन पीरियड में इतना शानदार कार्यक्रम लिया, कि वे आए और आज क्या हमारे स्वागत उद्बोधन के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। भाई रुपेश जी गांधी। मनीष अनम्यूट करेंगे रुपेश को। हेलो मनीष, मनीष, हेलो मनीष। हाँ रुपेश भाई, आवाज आ रही है। भैया सागर बजाज कुनकुरी वाले को ले लेना ना। ये राजेश गांधी जी का भी फोन ले लिया उनको, ले लिया हूँ। सागर बजाज कुनकुरी ले लिया हूँ। राजेश भाई का वीडियो नहीं आ रहा है। चंद्रेश गांधी ऑलरेडी है अपने साथ। राजेश पार्टिसिपेट होंगे, मेरे को नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, अरुण देख लो ना। राजेश गांधी बस, हाँ वीडियो नहीं आ रहा उनका, बस बाकी ओके है। मैं राजेश भाई को फोन करूँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन के द्वारा आयोजित बिजनेस की पाठशाला में मैं आज हमारे बीच इंटरनेशनल ट्रेनर श्री मुकेश जी आसर एवं हमारे मुख्य अतिथि छगन जी मुंदड़ा, आप CSDIC के पूर्व अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश सभा के मंत्री सुरेश जी मुंदड़ा एवं धमतरी जिला अध्यक्ष श्री किशन जी सारडा एवं छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन के सभी राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल सदस्य, आप सभी का एवं स्थानीय संगठन के सदस्य जितने भी आज जुड़े हुए हैं, सभी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री एवं प्रादेशिक टीम के सारे सदस्य एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य राज्यों, उसके अलावा अन्य राज्यों से जुड़े माहेश्वरी भाइयों, आप सभी का मैं छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिजनेस की पाठशाला में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि अभी व्यापार में आने वाले समय में जो भी परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, और नए व्यापार की क्या चांस है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर हमने बिजनेस की पाठशाला में 7 दिवसीय एक ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें आज तीसरा दिन है। सभी जगह छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी हमें कई जगह से बधाई संदेश आ रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छी विषय को लेकर काम किया है। हमें इसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राकेश जी झंवर, विजय जी राठी, राकेश जी चांडक, राजेश जी मंत्री एवं सभी प्रदेश के युवा साथियों की प्रेरणा से हम ये सब काम कर पा रहे हैं। आशा है यह बिजनेस की पाठशाला से हमें आने वाले समय में व्यापार करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। आशा है हमें इस पूरे 7 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हमारे व्यापार को हम नया रूप दे पाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय महेश। अब मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करूंगा प्रदेश कार्य समिति युवा संगठन के कार्य समिति सदस्य भाई आलोक जी माहेश्वरी को कि आप आए और आज के हमारे स्पीकर श्री मुकेश जी आसर सर का परिचय सदन के सम्मुख रखें। सप्तरंगी 7 दिवसीय बिजनेस की पाठशाला में it's my pleasure, it's really my pleasure to introduce you with legend of legend. Yes friends, the legendary JCI senator मुकेश आसर जी। बाय प्रोफेसर आप मोटिवेटर हैं, ट्रेनर हैं, HR एक्सपर्ट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आपने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल ट्रेनिंग कमीशन ऑफ जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल USA से हासिल किया। आप 1994 से ट्रेनिंग के क्षेत्र में हैं और आज दिनांक तक आपने 25 से भी अधिक देशों में 2000 से भी अधिक ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लिए हैं व 1 लाख से अधिक साथियों को आपने एजुकेट किया है। आप मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मेडिकल कॉलेज नागपुर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, LNT,
VNR Seats, SBI, LIC, ICICI, ABSL, Tanishq, and many more educational institutes, schools, universities, and many more social organizations. उनमें से एक माहेश्वरी समाज भी है कि प्रमुख ट्रेनर है। ट्रेनिंग के क्षेत्र में ऐसी कोई भी उपाधि नहीं है जिससे आदरणीय भैया को सम्मानित ना किया गया हो। अब उनमें से कुछ उपाधियों में विशेष आपको आउटस्टैंडिंग ट्रेनर ऑफ इंडिया से नवाजा गया है। साथ ही साथ आपको आउटस्टैंडिंग मेंबर ऑफ जूनियर चैंबर ऑफ एशिया पैसिफिक से विशेष तौर पर जापान में सम्मानित किया गया है। आपको आपकी सेवाओं, आपको ट्रेनिंग के क्षेत्र में व जेसीआई इंटरनेशनल व सोशलिज्म के क्षेत्र में आपकी सेवाओं को देखते हुए वन डे वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई इंटरनेशनल से भी सम्मानित किया गया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें भैया टॉपिक ना लेते हो। उनमें से कुछ प्रमुख टॉपिक इस प्रकार है: लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप, एंगर मैनेजमेंट, पेरेंटिंग, effective public speaking, body language, and the art of saving no, etc., etc., etc. अगर ट्रेनिंग्स का नाम लेने जाऊं तो 1.5 घंटा यही हो जाएगा। आपने आज तक 1000 से भी अधिक ट्रेनर्स को एजुकेट किया है, जिनमें से एक मैं हूं। आदरणीय मुकेश भैया, मेरा प्रणाम। आप बाय प्रोफेशन हार्डकोर एंटरप्रेन्योर है। आप फाउंडर डायरेक्टर है लेमन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड के। आपके द्वारा एक सक्सेस मंत्र भी बनाया गया है जो है यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। जी हाँ, आप अगर सोचेंगे तो आपको हर चीज कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। साथ ही साथ सदन से आग्रह करूंगा कि युग पुरुष, जेसीआई के भीष्म पिता, जेसीआई सेनेटर, पास्ट जोन प्रेसिडेंट आदरणीय मुकेश भैया का जोरदार तालियों से अभिवादन करें। भैया आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वैसे तो आप हमारे लिए नए नहीं हैं, माहेश्वरी समाज के लिए भी नए नहीं है। आप जरूर सरनेम आसर लिखते हैं, लेकिन कई बार आपको लोग भूलवश आसावा बुलाते हैं, ऐसा है। और पिछले 17 सालों से लगातार माहेश्वरी समाज ने जब ट्रेनिंग का कार्यक्रम कराया है, तब तक आपका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन के साथ था। शायद वो मिशन 48 आवर चंपारण के समय से शुरुआत जो हुई है, जो अनवरत जारी है, जो अब तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी, इसी उम्मीद के साथ। अभी हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री छगन लाल जी मुंदड़ा साहब, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। भैया पधार चुके हैं हमारे बीच। मैं निवेदन करूंगा, भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में युवा साथियों को कुछ मार्गदर्शन दें। आपका आशीर्वचन है। मनीष अनम्यूट करेंगे भैया। क्या मेरी आवाज आ रही है रुपेश जी? आ रही जय महेश, जय महेश। और मुकेश जी को विशेष रूप से मैं नमस्कार करता हूं कि नागपुर से अपना इतना महत्वपूर्ण समय हम सबको दे के उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ युवा संगठन का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं अपनी तरफ से श्री मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हमारे बिजनेस की पाठशाला जो आज है, बिजनेस की पाठशाला मतलब व्यापार की शिक्षा, और आपके पास शिक्षा देने के लिए, हमारे पावर देने के लिए राखी बिल्टमार के दोनों अजय विजय की जोड़ी आपके पास है। तो मेरे को नहीं लगता कि अजय विजय के आने के बाद छत्तीसगढ़ में और किसी की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आपने आज मुझे सम्मान का मौका दिया, उसके लिए मैं पूरे माहेश्वरी युवा संगठन को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रारंभ किया कि अपन लॉकडाउन में सब घर में बैठे हैं और ये सुंदर तरीके से समय का अपन उपयोग कर रहे हैं, और खाली समय का उपयोग नहीं, अपन ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। कल हरीश मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी श्री शिवम के इतने बड़े बड़े ग्रुप चला रहे हैं, उनका आप लोगों ने व्याख्यान सुना, मेरे को सुनने का मौका नहीं मिला। अभी मैं मुकेश जी को पूरा सुनूंगा बैठ करके, आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा ज्ञान अर्जित करूंगा। मैं बच्चों को भी बोला हूँ कि अपने अपने मोबाइल को चालू करके और मुकेश जी को ध्यान से सुने। मैं श्री रुपेश जी का, अरुण डागा जी का, आलोक लड्डा जी का, मनीष लड्डा जी का, सबका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे को सम्मान दिया। और ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है कि आने वाला समय ऑनलाइन बिजनेस चलने वाला है, और ये मीटिंग चालू करके ऐसे बात करके ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे बात करते हैं, कैसे मीटिंग कॉल करते हैं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी भी इसी में चल रही है। हम लोग रोज वीडियो कॉल करते हैं और रोज ऑडियो में रोज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारे बड़े नेता लोग कभी ऑडियो मीटिंग लेते हैं, कभी वीडियो मीटिंग लेते हैं, और 1-1 घंटा मीटिंग चलती है। कल डॉक्टर रमन सिंह जी, सौदार सिंह जी कल मीटिंग लिए थे, 1 घंटा चली थी।
तो ये जो अपन काम कर रहे हैं, समय का सही उपयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं श्री महेश्वरी युवा संगठन के रुपेश महेश्वरी जी, रुपेश जी गांधी को विशेष धन्यवाद दूंगा। और राठी परिवार, हमारे राठी बिल्डकॉन के की उन्होंने पूरी आपको ताकत दी, ऊर्जा दी है कार्यक्रम करने के लिए। अजय भाई, विजय भाई दोनों इस काम में महारत हासिल है उनको, और उनके दिमाग का कोई था नहीं है। और किसी ने ये जो कहा है ना अपने महेश्वरी समाज के बारे में, हम स्कूल में पढ़ते थे कि सेल्समैन आर बोर्न नॉट मेड। ये यदि किसी ने लिखा होगा, किसी ने कहा होगा, तो उसका जरूर किसी महेश्वरी आदमी से ही पाला पड़ा होगा, और वो उसको पूछा होगा कि भैया उसकी सेल्समैनशिप देख करके, उसकी मार्केटिंग देख करके कि आप कितनी क्लास पढ़े हो, तो बोला होगा मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। आप कौन है? मैं महेश्वरी हूँ। तभी उसने ये शब्द लिखा होगा कि सेल्समैन आर बोर्न नॉट मेड। ये यदि ये शब्द का आविष्कार हुआ है तो उसके लिए महेश्वरी समाज को देखते हुए, महेश्वरी समाज से ही इस शब्द का उद्भव हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम सब आज मुकेश जी को सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। करीब करीब 125-150 लोग पूरे ऑडियो वीडियो में आज आपको देखने वाले हैं, मुकेश जी सुनने वाले हैं, और आपका लाभ हम सबको मिलेगा। मैं एक बार फिर पूरे महेश्वरी संगठन को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विशेष आग्रह पर आज हमारे साथ कुछ प्रमुख अतिथिगण प्रदेश सभा के और विशिष्ट साथीगण और हमारे युवा संगठन के साथीगण भी आज इस हमारे से जुड़े हुए हैं। हम आपकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। उसमें मैं माननीय ब्रिज किशोर जी सुजन, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य महासभा के, हम आपकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महासभा के महामंत्री और युवा संगठन के, प्रदेश युवा संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष सुरेश जी मुंदड़ा भी हम आपकी भी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। धमतरी जिला के अध्यक्ष श्री किशन जी सारडा साहब, हम आपकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। और उसके साथ हमारे पूरे साथी पदाधिकारी प्रादेशिक संगठन के हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिना मैं बुलाना चाहूंगा मुकेश जी आसर जी को कि आप आए। भैया आप साथ सम्मान आमंत्रित हैं और आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे है क्या? देख रहा हूँ। हाँ मुकेश भैया, जोरदार तालियों से हम मुकेश भैया का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद राकेश जवर जी। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय महेश। और अब ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज मुझे फिर छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन के द्वारा आयोजित इस बिजनेस की पाठशाला में अपने विचार रखने का मौका मिला हुआ है। और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि जो सामने जो स्क्रीन में 20-25 चेहरे नजर आ रहे हैं 150-200 में से, लेकिन वो 20-25 चेहरे में से भी 5-6 ऐसे हैं जिनको मैं काफी करीब से जानता हूँ। तो ये जब ऐसा मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही अपने ही लोगों के बीच आकर के अपने विचार रख रहा हूँ। और आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान उसी दुकान में दोबारा जाता है जिस दुकान में उसको अपनी मनपसंद की चीज और अपनी वैल्यू सही ढंग से, अपने पैसे की वैल्यू सही ढंग से मिलती है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके पहले अपने मीटिंग्स के दरमियान, अपने संप्रेषण के दरमियान, अपने कम्युनिकेशन के दरमियान आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सका था। तो आपने आज फिर मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। माहेश्वरी युवा संगठन के, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष भाई रुपेश जी गांधी, मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त, ऐसा अजय भाई राठी, विजय भाई राठी, मतलब राठी बंधु बिल्डमार्ट वाले, जगदलपुर से जब जगदलपुर में ही रहा करते थे तो उससे उनके साथ में संबंध है। तो खैर रायपुर बिलासपुर व्याप बहुत बड़ा हो गया है इन लोगों का, पर खैर दिल के आज भी उतने ही नर्म और सॉफ्ट है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त राकेश भाई, मेरे अनुज, आलोक माहेश्वरी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम में परिचय हुआ है। आज के कार्यक्रम के अतिथि रहे उद्घाटन सत्र में जिन्होंने अपना व्याख्यान दिया, ऐसे माननीय छगनलाल जी मुंदड़ा। आप सबके बीच अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूं कि हम सब जिस तरीके से इस माहौल में गुजर रहे हैं और आज इसी माहौल से अपने आप को उबारने के लिए हम सब ने कहीं ना कहीं बिड़ा उठाया हुआ है। और पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पूरे माहेश्वरी समाज के लोग, मुख्यतः व्यापारी तबके के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे छोटे भाई अनूप मुंदड़ा, जो लगातार मुझे इस फील्ड से बांधे रखते हैं, छत्तीसगढ़ माहेश्वरी समाज से बांधे रखते हैं।
और समस्त हिंदुस्तान में जो व्यक्ति मुझे माहेश्वरी समाज से बांधे रखता है वो मेरे बड़े भ्राता आदरणीय नागपुर से आदरणीय महेश जी राठी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं समझता हूँ वो नहीं होती तो शायद मैं माहेश्वरी सभा से, माहेश्वरी समाज से मेरा जुड़ने का मौका शायद नहीं मिलता मुझे, और उनकी वजह से मिला हुआ है। और वो जब भी कहीं माहेश्वरी समाज में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किस तरीके का भी कोई प्रशिक्षण के संबंधित कहीं भी कोई बात होती है तो वो मेरा नाम हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुकेश आप जाइए, ये मेरा समाज है, यहाँ आपको जाना चाहिए। मैं कहा भैया आपने आदेश कर दिया, आप ही का समाज नहीं, आपने आदेश कर दिया, मेरा समाज भी हो गया। तो हाँ, इसी वजह से मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। तो मैं पहले तो धन्यवाद अदा करूंगा महेश जी राठी का और अनूप मुंदड़ा का, उन्होंने हिंदुस्तान में, उसने रायपुर में, छत्तीसगढ़ में मुझे बांध के रखा हुआ है। अब अपनी बात की शुरुआत करता हूं मैं। कोरोना ने बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों की मानसिक सोच की प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास किया हुआ है। और हम सब बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया, आज 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं आज। और अब हम लोगों का थोड़ा सा, पहले 2-3-4 दिन तो हमने निकाल लिया, चलो निकल जाएंगे, 20 दिन 25 दिन थोड़ा कंपल्सरी निकाल लिया, लेकिन अब जाकर के थोड़ा सा बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने लगा है कि ऐसा तो कब तक चलेगा। खैर उसके बारे में आपके मेरे आपको कुछ है ही नहीं। जिस दिन गवर्नमेंट नोटिस देगी कि अब आप बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, हम ओपन करेंगे, और जब तक नहीं देगी तब तक हम किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस एंजॉय व्हाट इज हैपनिंग, और इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरा आज का विषय जो है वो है बिजनेस आफ्टर कोरोना। अब बिजनेस आफ्टर कोरोना, इसका मतलब ये तो नहीं कि कल तक एक बिजनेस था, कोरोना के बाद दूसरा बिजनेस हो जाएगा, या कल तक हम एक थे, कोरोना के बाद दूसरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 1-1.5-2 महीने का जो भी समय हमारे जिंदगी में गुजर रहा है, ये हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक, हमारी सोचने की क्षमता, हमारे व्यवहार की क्षमता, इन सब के ऊपर में बहुत बड़ा असर लाने वाला है। जब मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा असर लाने वाला है हमारी हर एक तरीके की क्षमता के ऊपर में, तो इसका मतलब हमारे व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ रहा है। जब हम 10-10 घंटे, 12-12 घंटे घर के अंदर ही उन्हीं 4 लोगों के साथ में रहते हैं, तो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि हम लोगों का बर्ताव लोगों के साथ में काफी बदल गया है। तो ये तो आने ही वाला है। जब कोई चीज नजदीक आती है तो थोड़ा सा उसके अंदर में अंतर आता ही है। अब बिजनेस से हम 2 महीना दूर है तो बिजनेस करने के तरीके में भी बदलाव आएगा। प्लस इतनी नेगेटिविटी रोज न्यूज़पेपर से, मीडिया से आ रही है, तो वो भी हमारे जहन पे काम कर रही है। हमारे अंदर से कुछ अपने आप को बचाने की सोच बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो वो भी अपना प्रयास कर रही है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत गुड़वत्तल हो रही है उसके अंदर। तो इसमें से हम निकाल करके कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में। आई प्रिज्यूम हो जाएगा ये। यस, am I able to share the screen? Yes sir, yes sir. जी भी आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं बिजनेस आफ्टर कोरोना की बात कर रहे हैं, बराबर है। और ये बिजनेस आफ्टर कोरोना जो है, स्पीकर, ठीक है, बिजनेस आफ्टर कोरोना। मैं मुकेश आशक नागपुर से आप सभी का नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब भी बिजनेस खुलेगा हमारा, 1 महीना गुजर चुका है और 15 दिन, 20 दिन जो भी हो, मतलब मेरे शब्दों पे मत जाइएगा कि मैं 2 महीना कह रहा हूं तो 2 महीना होगा वही जो मंजूर ऊपर वाले को होगा, हमारे भगवान को। बट जो भी होगा, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने की छूट मिली हुई है। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जल्दी मिल जाए, पूरी दुनिया में जल्दी मिल जाए, इस आशा के साथ में। लेकिन मेरे व्यवसाय में किस तरीके का परिवर्तन मुझे लाना पड़ेगा, ये मुझे सोचना बहुत जरूरी है। और ये सोचना जब मैं कह रहा हूं मुझे जरूरी है, तो क्या किस तरीके से हम इस बात को आगे सोचने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इंडिया फेस्ड इन द पास्ट। हिंदुस्तान ने इससे पहले क्या क्या चीजों को देखा है, क्या क्या चीजें महसूस की है। तो मैं 2-3 आंकड़े आपके सामने रखता हूं। द ग्रेट फेमिन ऑफ 1876 टू 1878, करीबन मैं समझता हूँ 100-150 साल पहले की बात है ये। साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, साउथ वेस्टर्न इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा अकाल आया था, जिसके अंदर में 30 मिलियन लोग, सब 3 करोड़ लोग मरे थे उसके अंदर में। 150 साल पहले की बात है। 100 साल पहले इसके बारे में हमने और आपने काफी सुना है लोगों से कि स्पेनिश फ्लू जो आया था, ये फ्लू के नाम की बीमारी पहली बार आई थी और वो इंडिया में उसका बहुत बड़ा असर हुआ था।
1/3 दुनिया की पॉपुलेशन उससे संक्रमित हुई थी, 1/3 पॉपुलेशन उससे संक्रमित हुई थी। पूरी दुनिया के अंदर में लगभग 50 मिलियन लोग, 5 करोड़ लोग मारे गए थे। हिंदुस्तान के अंदर में 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। बहुत आंकड़े बढ़े हैं साहब। अकाल में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, स्पेनिश फ्लू में 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था, हमें से काफी लोगों ने उस चीज को देखा भी था। कुछ यहाँ पर बहुत युवा साथी होंगे जिनको वो मौका नहीं मिला होगा उसको बहुत गहराई से समझने का, लेकिन उस समय भी 20,000 लोगों की जान गई थी। कुछ चंद मिनट का जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर भी, एक आज से 18 साल 19 साल पहले, 20 साल पहले 2004 में सुनामी आई थी हिंदुस्तान के अंदर में, आई थी दुनिया के कुछ हिस्सों में आई थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में उसका बहुत गहरा असर पड़ा था। साउथ इंडिया के अंदर में 18,000 लोग मारे गए थे। मैं इन आंकड़ों को और भी अगर आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो ये आंकड़े 10-20 हजार 10-20 हजार 10-20 हजार करके, कोई भी जब आपदा आती है तो उसके अंदर में 10-20 हजार का आंकड़ा हिंदुस्तान के अंदर में, विश्व में भी है ये सारी चीजें, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में ये आंकड़ा बहुत मामूली है, होता है। इसका ये मतलब नहीं कि अभी जो हो रहा है उसको होते रहना चाहिए, लेकिन ये चीजें हुई है। लेकिन इन चीजों के होने से दुनिया रुक तो नहीं गई, और ना हिंदुस्तान रुक गया, ना व्यवसाय रुक गया, ना व्यापार रुक गया। फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं साहब? डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू फॉल अपार्ट। कुछ नहीं गिरने वाला है। बहुत लोग ये अभी क्या है, ये व्हाट्सएप उस जमाने में तो नहीं था, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू होने के बाद में व्हाट्सएप में इतनी सारी चीजें आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि सारी चीजें खराब आ रही है। आपके और मेरे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को जा रही है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो ओवरलोड हो रहा है इंफॉर्मेशन का। वहां ये भी बताते हैं कि ये तो खराब होने वाला है, ये तो अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा इतने सालों में तो कुछ खराब नहीं हुआ है, तो अचानक क्या खराब हो जाएगा ऐसा साहब? ये कोरोना अगर कुछ खराब नहीं करेगा। डोंट वरी, nothing is going to fall apart. One strong thing about mankind is that it forgets the past very fast. मेरी और आपकी इंसान के रूप में एक बहुत जबरदस्त क्षमता ऊपर वाले ने हमको दिया है कि हम अपने भूतकाल को बहुत जल्दी भुला करके अच्छे सुनहरे भविष्य की ओर दौड़ लगाते हैं, अपने वर्तमान को अच्छा बनाते हुए। तो ये हम इंसान है और ये हमारे इंसान की खासियत है। ये एक नहीं, ऐसे 10 कोरोना भी आ जाएंगे ना तो हमारा बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। जब भी कुछ होता है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है। अब घर में बीमार भी पड़ते हैं तो 2 दिन बुखार आता है तो तकलीफ तो होती है, बदन टूटता है, 2 दिन ऑफिस भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब परमानेंट बीमार रहे क्या? नहीं साहब, हम आगे आने वाले हैं, हम उठ करके आने वाले हैं। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि उस आपदाएं जो पहले आई थी उसके बाद से लेकर के अब तक के, मेरी आवाज बराबर आ रही है ना राकेश जी? जी बराबर आ रही है, बराबर आ रही है। फाइन, ठीक है, ओके, ग्रेट। व्हाट हैज चेंज्ड सिंस देन? उस समय से लेकर के अब तक के क्या बदलाव हुआ है, किस किस जगह बदलाव हुए हैं? मैं उन आपदाओं की बात कर रहा हूं जो 100 साल 125 साल पहले आई है, 50 साल पहले आई, 20 साल पहले आई। हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर के अंदर में बहुत जबरदस्त बदलाव आया। जब हम उस प्रोग्राम की बात करते हैं, उस कार्य की बात करते हैं, उस एपिसोड की बात करते हैं या उस हादसे की बात करते हैं जो कुछ समय पहले हुआ था, तब से लेकर के अब तक हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा बदलाव है। तब ना इतना रिसर्च हुआ करता था, ना इस तरीके के हाईटेक हॉस्पिटल हुआ करते थे, ना दवाइयों का इस लेवल पर इजाद किया गया था कि कोई भी बीमारी को कितनी जल्दी से हम उभर के बाहर आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना होने के बाद भी, इतना हेल्थ केयर के अंदर भी विकास होने के बाद भी आज भी कोरोना का हमारे पास में कोई दवाई नहीं है। कहाँ से आएगी साहब? पहली बार कोई चीज हुई है तो कोई भी दवाई अपनी, कोई भी बीमारी अपनी दवाई साथ में लेकर के तो नहीं आती, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो इंसान से टकरा रही है। इंसान से टकरा रही है तो इंसान उसकी खोज जरूर कर लेगा, काम चालू है। बट हेल्थ केयर के अंदर में पिछले 100 सालों के अंदर में बहुत बदलाव आया हुआ है, और ये हेल्थ केयर का बदलाव है, वही है वजह कि आज आंकड़े उतने बढ़े हुए नहीं है। हमारे पास में लोगों की केयर करने के इतने संसाधन आ गए हैं कि हम फिर भी बहुत सारी तकलीफों को रोक पा रहे हैं, हम टेस्ट कर पा रहे हैं इतने लेवल पे, हम इतने जड़ पर जाकर के उसको समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। आज हमारे पास में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इतनी बढ़ गई है। ये इसलिए हुआ है कि हेल्थ केयर के अंदर में इतना ज्यादा काम हुआ है। पर्सनल केयर सिस्टम, पर्सनल केयर के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। आज की तारीख में हर एक जगह आप देखोगे तो किसी भी क्षेत्र के अंदर में इंसान ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पर्सनल केयर सिस्टम्स को लेकर के बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अगर मैं पुरुष की बात करूं, स्त्री की बात करूं, बच्चों की बात करूं, जानवरों की बात करूं, लेकिन हर किसी के लिए पर्सनल केयर के बहुत ज्यादा मायने बन गए हैं और उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है। शायद इसी वजह से मैं अपनी स्किन का ध्यान रख सकता हूँ, मैं अपने बालों का ध्यान रख सकता हूँ, मैं अपने चेहरे का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ। सब पर्सनल केयर की चीजें आ जाने से हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा आसान होने लगी हुई है।
ओवरऑल हाइजीन के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा हो गया हुआ है। पिछले 10, 20, 25 सालों में देखेंगे तो पर्सनल हाइजीन को लेकर के और ओवरऑल सोशल हाइजीन को लेकर के कितना काम हुआ है। हमने लॉकडाउन को तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया और हम सब ने उसको बड़ी बड़ी शिद्दत के साथ में उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन अंदाज लगाइए साहब कि पिछले 5 सालों के अंदर में अगर 8 करोड़ 10 करोड़ टॉयलेट नहीं बने होते तो ये लॉकडाउन कितना सक्सेसफुल होता साहब। टॉयलेट बने हुए तो जाकर के लॉकडाउन को सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा वजह बनी है साहब। अदरवाइज नेचर कॉल को तो कोई नहीं रोक सकता, कितना भी लॉकडाउन करोगे साहब। सुबह लोटा लेकर के जाना है तो जाना ही है ना, और वहां लोटा लेकर के कभी अकेले नहीं जाते, वो लोटा लेकर के 3-3, 4-4, 5-5 की महफिल में जाते हैं साहब। तो वो चीजें, इतने सारे जो टॉयलेट बने हुए उसकी वजह से लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सहयोग मिला हुआ है। तो ये बेसिकली हाइजीन की बात करता है कि पिछले 10-20 सालों में हाइजीन पे बहुत काम हुआ है। टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, मैं कितनी बात करूं आपके सामने साहब, उसकी टेक्नोलॉजी ने तो मतलब इट हैज गॉन लीप्स एंड बाउंड्स। उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई है कि पिछले 100 सालों के अंदर में टेक्नोलॉजी अगर पहले यहाँ थी तो अब टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुकी है साहब। इतना ज्यादा अंतर टेक्नोलॉजी के अंदर में आ गया हुआ है। मतलब 0 लेवल से अगर 2 लेवल से 5 लेवल से शुरू करें तो अब वो 70-80 के लेवल तक पहुंच चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ 100 तक की जाएगी, वो 200, 500, 1000 तक भी जाएगी। पहले टेक्नोलॉजी जितने सालों में डबल होती थी, पहले 50 साल में 100 साल में डबल होती थी, अब टेक्नोलॉजी के डबल होने की स्पीड जो है, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के डबल होने की स्पीड 2 साल 3 साल में आ गई है। तो इस लेवल पे टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है साहब। अब हम चांद और मंगल ग्रह की, एक बच्चा भी बात कर लेता है कि साहब हम मंगल ग्रह पे जाने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-20 साल में हम वहां पर भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मुमकिन है इंसान के लिए। और एक जिस फील्ड के अंदर में बहुत जबरदस्त काम हुआ है वो है एजुकेशन। आपको इसलिए बता रहा कि साहब ये इतने सालों में इन चीजों पे काम हुआ है। एजुकेशन, ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन पहले नहीं था, लेकिन पिछले 100 सालों के अंदर में एजुकेशन में बहुत ज्यादा बदलाव आया हुआ है। इस लेवल के कोर्सेज डेवलप किए गए, इस लेवल की यूनिवर्सिटी तैयार की गई है। मैं कतई अपने पुरातन संस्कृति के एजुकेशन को इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 100-150 सालों की बात कर रहा हूं। अगर हम अपने पुरातन अभ्यासक्रम की बात करें तो उसका सानी तो आज तक भी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं 100-150 सालों की बात कर रहा हूँ कि इस लेवल की यूनिवर्सिटीज आई हुई, इस लेवल के एजुकेशन के अंदर में रिसर्च हो रहे हैं, इस लेवल के डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है। तो ये सब पिछले 100 सालों में इनमें बहुत ज्यादा बदलाव आया हुआ है। ये चीजें लगातार बदल रही है। मैं जब बदलने की बात करता हूँ तो एक है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग व्हिच डज नॉट चेंज, इट कांस्टेंटली हैपेंस। व्हाट इज नॉट चेंज इज द स्पिरिट ऑफ मैनकाइंड टू स्ट्रगल, सर्वाइव एंड ग्रो। हम किसी परिस्थिति के अंदर में लड़ने को तैयार रहते हैं, हम जीने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ये मैनकाइंड की नेचर है और ये इतने सालों में नहीं बदला है और अभी भी नहीं बदलेगा। हाउ वाज द बिजनेस बिफोर कोरोना? चलिए साहब, कोरोना के बाद की बिजनेस की बात करते हैं कि पहले समझ ले कि कोरोना के पहले बिजनेस कैसा था। मोस्ट कॉमन डायलॉग ऑफ अ बिजनेसमैन, मेरा और आपका, मैं भी वही हूं और आप भी वही है साहब, धंधे की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है धंधे की हालत। हम में से हर किसी का यही डायलॉग होता था। जब मैं हर कोई कह रहा हूं मतलब ज्यादातर लोग की बात कर रहा हूं, अपवाद हर जगह होते हैं। जो लोग कहते हैं धंधे की हालत बहुत खराब है, अब वो कह रहे हैं साहब लाखों का नुकसान हो रहा है। एक महीना पहले कह रहे थे धंधे की हालत बहुत खराब है और अब 1 महीने के अंदर कह रहे साहब लाखों का नुकसान हो रहा है। मतलब धंधा खराब, धंधा, लाखों की कमाई, क्या था पता नहीं। और जो धंधे की हालत खराब है कह रहे थे, उनको मैं बात का एहसास कराना चाहता हूं कि आप इस बात का विश्वास करें ना करें, लेकिन हिंदुस्तान का खुदरा बाजार, मतलब हिंदुस्तान में इंटरनल कंज्यूमर मार्केट जो था वो 17 से 20 लाख करोड़ रुपए महीने का है साहब। 17 to 20 लाख रुपीज, 20 लाख करोड़ रुपीज अ मंथ, हर महीने का इतना व्यापार होता है। मैं हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। मतलब आप और मैं मिलकर के रोज जो खरीदारी करते हैं वो सब मिलाकर के हिंदुस्तान के अंदर में 17 से 20 लाख करोड़ का था। आएगा, वापस आएगा। ये दिसंबर जनवरी तक तो था ही था साहब। फरवरी से थोड़े थोड़े उसके आसार चालू हो गए थे, हल्का हल्का कम होना चालू हो गया था फरवरी से। मार्च में एकदम नीचे हो गया, अभी अप्रैल में शांत है, मई में भी रहेगा नहीं रहेगा गॉड नोस, ऊपर वाले जानता है। लेकिन ये वापस भी आएगा साहब। बस लेट जून कम, लेट जुलाई कम और ये वापस बढ़ना चालू हो जाएगा और वापस 17 से 20 लाख के ऊपर निकल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, हम 25 लाख करोड़ महीना भी हो जाए हमारे देश में, कामकाज आएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक और राइडर्स लग करके आएगा। कोई भी चीज अब थोड़ी सी तकलीफ में आई है तो निकलने में उसको थोड़े से झटके लगेंगे, ब्रेक और राइडर्स लगते हुए आएंगे उसके अंदर। बट व्हाई टू वरी यार, चिंता क्या करते हैं? मार्केट रुका है, इट्स नॉट डेड, खत्म नहीं हो गया। अरे भाई किसी के घर में
पिछले नवंबर में उन्होंने निकाला था शादी की, अप्रैल में शादी करेंगे साहब। अभी अप्रैल में शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या वो युवा बोल देगा नहीं अब साहब कोरोना आ गया तो मैं शादी कैंसिल? कोरोना और बीवी एक समान थोड़ी है साहब। कोरोना को भगाना है, बीवी को तो लाना है ना, तो शादी भी होगी। अभी नहीं होगी वो, चलो ठीक है, अभी अप्रैल में नहीं किया, नवंबर दिसंबर में कर लेंगे हम लोग, अच्छा मुहूर्त निकालेंगे विंटर में और फिर शादी कर लेंगे। कोई भी चीज रूटीन परमानेंट नहीं खत्म हो गई है, वो सिर्फ पॉज हुआ है। उसको घर के फंक्शंस पॉज हुए हैं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं हो रही है लेकिन अगले साल फिर आएगी, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहे अगले साल फिर आएंगे। जो फंक्शन अगले साल फिर आएगा वो अगले साल उसको एंजॉय करेंगे। जो फंक्शन जिंदगी में एक ही बार आता है वो अभी नहीं हुआ है तो उसको रुक करके करेंगे। लेकिन कोई भी चीज खत्म नहीं हुई है तो मार्केट इज ओनली पॉज्ड, इट्स नॉट डेड। डिमांड इज ओनली सप्रेस्ड, इट्स नॉट फिनिश्ड। दबाई गई है, डिमांड को हमने दबाया है क्योंकि मेरी और आपकी परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर चल रही है, तो हम लोग नाजायज खर्च तो नहीं कर रहे साहब। अगर घर में कोई कहता है कि ये लेना है, अरे लेना है ना, रुक जाना, बहुत जरूरी है क्या? तो बहुत जरूरी है तो उतना ले ले, अभी बाद में देखेंगे। घर में पेंट कराना है, अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। ये थोड़ा सा काम कराना है, अभी जरूरत नहीं है, अभी चल रहा है ना काम, अभी चला लो, बाद में देखेंगे। लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि कोरोना आ गया तो घर का पेंट बंद, अब पेंट नहीं कराएंगे साहब, कोरोना पेंट को खा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो डिमांड इज सप्रेस्ड, इट्स नॉट फिनिश्ड। और ये सप्रेस जो की जाती है ये रबर के बॉल के समान है, उसको जितना दबाया है उतनी तेजी से उठ करके बाहर आएगी, और बाहर आएगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बाहर आएगी। कस्टमर इज ओनली डरेला, इज नॉट मरेला। हम में से बहुत लोग इतने मायूस हो जा रहे हैं, मैं बहुत लोगों से लगातार मिलते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ, बहुत लोग इतने मायूस हो गए कि मानो कोई दुनिया में कस्टमर बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गए, कोरोना ने सारे कस्टमर को मार दिया। कस्टमर इज ओनली डरेला, ही इज नॉट मरेला। सो लेट्स एक्सपेक्ट कि कस्टमर जल्दी से जल्दी एकदम सशक्त हो जाए और उठ करके वापस आ जाए हमारे साथ, और आएगा वो। पर हमने उस समय तक क्या करना है? बिजनेस तो बनेगा, जब कोरोना खत्म होगा, लॉकडाउन खुलेगा, हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दरमियान में क्या करें? स्टडी योर सराउंडिंग्स, कीप टॉकिंग टू पीपल। When I say talking to people, मतलब लोगों घर जाकर के बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोज कम से कम 2, 3, 4 लोगों से फोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए। आपके इर्द गिर्द नेबर होंगे तो आप अपनी बालकनी में खड़े रहिए, अपनी बालकनी में खड़े रहेंगे, बालकनी में खड़े रह करके मैं जो कह रहा हूँ वही बात करें तो मेरी जिम्मेदारी है, इसके अलावा कोई भी बात करे तो आपकी जिम्मेदारी है। आपके पड़ोस में कौन रहता है वो आपको मालूम साहब, वो मुझे नहीं पता, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट स्टडी योर सराउंडिंग, कीप टॉकिंग टू पीपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंजिंग नाउ। उनकी सोच कैसे बदल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब सुनते जाइए, समझते जाइए, दिमाग में एसिमिलेट करते जाइए, और उसके आधार पे अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कीजिए साहब। आपके व्यवसाय को सिर्फ आपको चलाना है, मेरे व्यवसाय को सिर्फ मुझे चलाना है साहब। मोदी जी आकर के आपके और मेरे व्यवसाय को नहीं चलाने वाले हैं, वो सिर्फ हमको छूट देंगे इस दिन जाकर के कि ये कर लो, लेकिन करना तो मुझे और आपको ही पड़ेगा साहब। सो लेट मी अंडरस्टैंड माय सराउंडिंग, क्योंकि मेरे कस्टमर मेरे सराउंडिंग से आने वाले हैं, तो मुझे उनको स्टडी करना जरूरी है। कस्टमर बिहेवियर पोस्ट कोरोना, अभी कस्टमर क्या कर रहा है ये आप समझ रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद कस्टमर का बिहेवियर कैसा होने की संभावना है, ये मैं जो आपके सामने 5-6 पॉइंट्स रख रहा हूं, ये मैंने पिछले 1-1.25 महीने के अंदर में लोगों से बातचीत किया हुआ, उसके आधार पे अपने तथ्यों को रखा हुआ है। मेरी बात पत्थर की लकीर मान लेना आवश्यक नहीं है, मेरी बात को सिर्फ इंडिकेटर्स मान करके अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना विजडम यूज कीजिएगा उसके अंदर में। जो मुझे लगा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि कस्टमर विल गो टू सेफ एंड रेप्यूटेड आउटलेट्स। अब वो कोरोना जब खत्म होगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद में जब जिंदगी नॉर्मल होना शुरू होगी, तो वो कहीं भी ऑर्डिनरी एक बहुत भीड़ भाड़ वाली गंदी घटिया जगह जाना पसंद नहीं करेगा। He will only go to safe and reputed outlets। मैं reputed outlets की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ब्रांड के शोरूम में जाएगा। reputed मतलब जहां वो देखता है कि ये जगह अच्छी है। जैसे अगर मैं नागपुर की बात करूं, मैं जानता हूं आप में से कोई नागपुर का नहीं है, लेकिन हमारे नागपुर में हल्दीराम का एक डे टू डे आउटलेट है, वो प्रोविजन स्टोर है। तो अब मुझे जब जाना होगा तो मैं वहीं जाकर के सामान खरीदूंगा, मुझे उसके लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, चलेगा। क्योंकि अभी भी जब अंदर जाते हैं तो वहां 2-3 बंदे बाहर है, वो थर्मल स्कैनिंग करते हैं, और अंदर 3 लोगों के 4 लोगों के ऊपर लोगों को रहने, जब कोई निकलता है तो एक जने को अंदर जाने देते हैं, स्कैनिंग करते हैं, हाथ पे सैनिटाइजर डालते हैं, और उसके बाद ही अंदर जाने देते हैं। तो वो रेप्यूटेड है। मेरे आउटलेट के ऊपर में अगर मैंने किसी तरीके से एडवर्टाइज कर दिया कि वी आर कोविड फ्री, कोरोना फ्री, वी आर फुल्ली सैनिटाइज्ड, जब लोग ये चीज को देखेंगे तो मुमकिन है कि वो आपकी तरफ थोड़े से आकर्षित होंगे। और आप चीजों को कैसे साफ सुथरा मेंटेन करके रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर आपके यहाँ कितना आएगा।
आपके यहाँ बहुत कस्टमर्स पहले आते थे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उतने ही कस्टमर अब भी आपके यहाँ आएंगे। अगर आपने ऐसा बदलाव नहीं लाया तो आपके यहाँ कस्टमर का फुटफॉल कम हो जाएगा। ये आपको तय करना है कि आप कैसे लेकर के आए। Will still maintain the safe distance. Will still maintain the safe distance. वो अभी भी जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद, कोरोना का कर्व फ्लैट हो जाने के बाद, कोरोना का फर्क नीचे आ जाने के बाद अभी भी वो काफी समय तक सेफ डिस्टेंस बना के रखेगा। तो आपको उस तरीके की व्यवस्था देखना है कि आपके व्यवसाय के अंदर में आप कस्टमर की उस नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्या, जहां उसको लगे कि मेरे 2 फुट आजू बाजू में, 3 फुट आजू बाजू में कोई ना हो तो मुझे अच्छा लगेगा। विल गो फॉर ओनली नेसेसरी आइटम्स, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी जिंदगी के अंदर में, उसी के लिए अभी जाएगा। अभी कम से कम 4, 5, 6 महीने आगे, आपको आई एम नोबडी टू से कि 6 महीने तक ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन मोटा मोटा समझ के चले कि 2, 4, 6 महीने अभी वो कोई भी तरीके के लग्जरी के ऊपर में खर्च नहीं करेगा। हालांकि हम में से हर कोई इतना सक्षम है कि अभी और 2 महीना भी अगर कामकाज बंद रहा तो 2-4 महीना भी बंद रहा तो हम सब सस्टेन कर सकते हैं, अपने स्टाफ को भी सस्टेन करा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बंद में नुकसान हो रहा है उसका पिंच तो है, तो वो पिंच इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। लॉकडाउन खत्म होते ही हम जाकर के सीधा और 2 एसी लगा लो, एक बड़ा 3 लाख रुपए का ओलेड टीवी ले लो, 2 गाड़ी चेंज कर लो, कोई नहीं करेगा। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल चेंज करना, तुरंत लॉकडाउन खत्म हुआ कि अपना अभी का फोन फेंका और नया आईफोन ले लिया, नहीं करने वाले। हम भी नहीं करेंगे और कंपनियां भी इतनी स्मार्ट है कि वो नए नए बड़े बड़े मॉडल्स को लॉन्च करने के लिए 4 बार सोचेगी, बिकॉज वी विल ओनली गो फॉर नेसेसरी आइटम, कस्टमर विल ओनली गो फॉर नेसेसरी आइटम। तो आपकी आइटम अगर नेसेसरी बनती है तो बनाइए उसको, नहीं बनती है तो उसको किसी भी एंगल से उसके अंदर में नेसेसिटी कस्टमर के मन में जनरेट करवाने की कोशिश कीजिए। विल बिकम प्राइस कॉन्शियस, क्योंकि थोड़ा नुकसान हुआ है उसका तो थोड़ा सा प्राइस कॉन्शियस रहेगा वो, और मुझे और आपको उसके इस बिहेवियर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमके उसकी बिहेवियर को रिस्पेक्ट नहीं कि कितना कंजूस हो गया है, मैं और आप भी कस्टमर है, मैं और आप भी थोड़े से प्राइस कॉन्शियस रहेंगे। पर्सनल लॉकडाउन विल स्टिल परसिस्ट। पर्सनल लॉकडाउन कह रहा हूं, उसका मतलब अभी भी मेरे दिमाग में जो लॉकडाउन 1.5 महीने से 2 महीने से भरा हुआ है, अभी भी वो मेरे दिमाग में लॉकडाउन रहेगा। मेरे बाजू में आने वाले हर व्यक्ति को मैं अभी भी शंका की और संशय की दृष्टि से देखूंगा, कहीं ये कोरोना मरीज तो नहीं है। ये होगा। अब इतनी डीप रूट हो रही आदत हमारे अंदर में, तो ये जाहिर सी बात है कि इसको निकलने को थोड़ा समय लगेगा, ये धीरे धीरे जाएगी। तो मुझे तो कोरोना के तुरंत बाद, लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने व्यवसाय के अंदर में जो चेंज लाना है, तो मुझे इस सोच को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। डिजिटल एंड ऑनलाइन सिस्टम्स विल ग्रो। मुझे किसी स्टोर के रश में जाकर के कोई चीज शॉपिंग करने की बजाय घर बैठ करके शॉपिंग करने का मौका मिलेगा तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। हालांकि हम और आप सब ऑनलाइन से बड़ी भली भांति परिचित है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में से बहुतों को पता भी होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि और फ्लिपकार्ट और इतना ऑनलाइन का होने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर में 2 से लेकर के 2.5% पॉपुलेशन ही है जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है। 97, 97, 98% लोग आज भी ब्रिक एंड मोटार और ऑफलाइन शॉपिंग ही करते हैं साहब। तो ये जो 2% है, ये हो सकता है कि 2.5% हो जाए, जो 2.5% है हो सकता है 3% हो जाए, आधे पौन %, 1%, 1.5%, 2% का इजाफा ऑनलाइन डिजिटल में होने की संभावना है। और ये मैं और आप आज बात कर रहे हैं साहब, 3 दिन पहले की न्यूज है जो आपने भी सुना होगा। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है कि जियो और फेसबुक जुड़ गए हैं साहब। और अगर आपने मुकेश अंबानी जी का वो स्टेटमेंट सुना होगा जिससे उसने कहा है कि हम 3 करोड़ किराना दुकानदारों को डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको व्हाट्सएप के द्वारा डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने भी ये महसूस किया है कि किराने के दुकानदार को भी आज की तारीख में डिजिटल होना जरूरी है। उसको जरूरी है तो आपको मुझे भी जरूरी है। उन्होंने भी कस्टमर के बिहेवियर को समझा होगा जो मैं और आप आज चर्चा कर रहे हैं। तो डिजिटल और ऑनलाइन विल ग्रो। ये कोरोना के बाद का बिहेवियर है, कस्टमर ऐसा चाहेगा, कस्टमर का बिहेवियर है। अब इसके अंदर में मैं और आप क्या कर सकते हैं साहब? अपॉर्चुनिटी मुझे कहां दिख रही है, मुझे खोजना पड़ेगा। हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन, इसके अंदर में तगड़ी है। हेल्थ केयर में हमने पीछे देखा था, पिछले 100 सालों में बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी उसके अंदर में इतना काम होना बचा हुआ है। मैं अगर कहूं कि अभी हम लोगों ने हेल्थ केयर के अंदर में कुल मिलाकर के 20% ही काम किया साहब, 80% काम होना बचा हुआ है। आप देखो
सैनिटेशन को और सैनिटाइजेशन को लेकर के दो बातों में अंतर है। सैनिटेशन मतलब ये टॉयलेट बनाना, अच्छा पानी देना, ड्रेनेज कराना, ये सब सैनिटेशन का काम होता है जो नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और सैनिटाइजेशन मतलब हम साफ सुथरा चीजों को रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को साफ रखते हैं, उसको सैनिटाइजेशन की बात करते हैं। तो ये हेल्थ केयर में, सैनिटेशन में, सैनिटाइजेशन में बहुत स्कोप है। ये 1 महीने के अंदर में कितने लोगों ने कितने तरीके के सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश और मास्क और ये सब बनाना शुरू कर दिया साहब। और एंटरप्रेन्योर है वो खटाखट काम करता है। वो गवर्नमेंट जब बोलेगी तब मैं सोचूंगा, फिर उसमें मैंने मेरे आदमी को बोलूंगा, फिर वो सोचेगा, ऐसा नहीं होता है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है उसको ढूंढो, टैप करो। मेरे डोमेन में बैठती है तो उस पर काम करो। एनहांस्ड ऑनलाइन एक्सपीरियंस, मैंने अभी ऑनलाइन और डिजिटल की बात किया। एनहांस्ड ऑनलाइन एक्सपीरियंस, मैं कहूंगा इसको वर्चुअल वर्ल्ड की बात करूंगा, क्योंकि आज की तारीख में हमारा जो हिंदुस्तान है वो सबसे युवा देश है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो युवाओं की जनसंख्या है। तो उसके हिसाब से वो घर में बैठ करके अपने सिस्टम के ऊपर भी चीजों को एंजॉय करने की कोशिश करता है। वर्चुअल वर्ल्ड की बात करूं तो आप में से कुछ लोगों को इसका अनुभव होगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं भी होगा। आप अगर लेंसकार्ट की साइट पे जाते हो और आप देखते हो कि मुझे चश्मा चेक करना है, तो आपका फोटो आएगा, वहां फोटो ले लीजिए और अलग अलग फ्रेम्स को आप पहन करके देखिए। आपके सामने आपके कंप्यूटर पे दिखेगा कि वो फ्रेम आपके चेहरे पर कैसी दिख रही है। आपको किसी स्टोर में जाकर के चश्मा लगा करके मिरर में देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कर सकते हैं आप आपके बिजनेस के अंदर में। हेयर स्टाइलिंग की बात करते, देखिए साहब, अभी आज की तारीख में जब पर्सनल केयर की बात कर रहा था, तो जितने सलून पिछले 5 साल में खुले हैं उतने सलून पिछले 100 सालों में नहीं खुले हुए। और जिस लेवल का पैसा सलून में खर्च होता है, उस लेवल का पैसा एक अच्छे भले ट्राउजर और शर्ट के अंदर में नहीं होता साहब खर्चा। अब वैसा उसको भी वर्चुअल हो गया कि आप अपने घर में अपने सिस्टम पे बैठ करके आपके सर के ऊपर में कैसे बाल अच्छे लगेंगे, मुझे भी सोचने की आवश्यकता पड़ेगी क्या कि कैसे बाल लगेंगे। अब मैं जाकर के सलून में बोलूंगा तो वो कैसे दिखाएगा, मैं घर में बैठ के दे सकता हूं। मतलब आपके बिजनेस में आप अपने कस्टमर को घर पे बैठ करके उसको जो चीज चाहिए वो कैसी दिखेगी उसके ऊपर में ये फील ला के दे सकते हैं कि साहब ये चश्मे और सलून की बात छोड़ दीजिए, कपड़ों में भी हो गया साहब। आज की तारीख में कुछ जगह मैंने पढ़ा है, मैं देखा नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है कि गारमेंट्स के भी वर्चुअल फील आ जाता है कि ये टी शर्ट आपको कैसी लगेगी, ये शर्ट की फिटिंग आप पे कैसी लगेगी। तो आपके बिजनेस के अंदर में आप कस्टमर को वर्चुअल फील कैसे दे सकते हैं, वो अगर आप ला सकते हैं। आज से तो मैं हमारे बीच में बिल्ड मार्ट वाले राठी बंधु बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने भी ये किया होगा। मुझे मेरे घर के अंदर में कौन से टाइल लगाना है, मैं मेरे घर पे बैठ करके मेरे टैब पे मेरे सिस्टम में बैठ करके इसको चेक कर सकता हूँ कि ये टाइल यहाँ लगाऊंगा तो मेरा हॉल कैसा दिखेगा, ये घर में अगर ये बाथरूम में ये कमोड लगाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा। ये सारी चीज अगर मैं करता हूँ तो मैं समझता हूँ मुझे इसका बहुत फायदा मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमोट वर्किंग, धीरे धीरे रिमोट वर्किंग की अभी हम ये बात कर रहे हैं, मैं और आप बैठ करके जो ये जूम पे काम कर रहे हैं, ये मैं पिछले 2 साल से, क्योंकि मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहा हूँ और मैं पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोगों के साथ कनेक्ट होते रहता हूँ, मीटिंग होती रहती है, तो जूम पे पिछले 2 साल 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा इतना कभी नहीं किया था। लेकिन हम में से 90% लोग आज यहाँ 200 जो लोग उपस्थित है उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जूम लॉकडाउन शुरू होने के बाद जूम क्या है ये सुना और डाउनलोड किया। ये ना साहब, ये 1 महीने के अंदर में टेक्नोलॉजी ने हमें इस लेवल पे ला दिया कि हम 2-2 घंटा बैठ करके जूम पे प्रोग्राम कर रहे हैं साहब। ऑनलाइन एजुकेशन और रिमोट वर्किंग, अब वर्क फ्रॉम होम कितना कंफर्टेबल हो गया। क्या जरूरत है आपको 20 लोगों को रोज अपने ऑफिस में बुलाने की, अगर आपका काम रोज उनके साथ फिजिकली डिस्कस करना नहीं है तो लेट देम वर्क फ्रॉम योर प्लेस। 10 लोगों को एक दिन बुलाइए, 10 लोगों को दूसरे दिन बुलाइए। आप सैलरी उस तरीके से सेट कर सकते हैं, आपका कॉस्ट कम हो गया और आप इसके लिए नए प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमोट वर्किंग इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी। एनवायरमेंट पे जितना काम करें उतना कम है, पर्यावरण को लेकर के तो अब और ज्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों के मन के अंदर में, लोगों के सोच के अंदर में, क्योंकि सबने देख लिया है कि 1 महीने के अंदर में सृष्टि ने अपने आप को कितना जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। तो अब इस पे बहुत तेजी से काम हो सकता है। मैं और आप कितना काम करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं साहब। मेरे और आपकी सोच और मेरी और आपकी ताकत कम पड़ जाएगी लेकिन काम नहीं कम पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग टू कम, बड़ा काम आने वाला है ये साहब। चाइना की तरफ से दुनिया की निगाहें हटती जा रही है। जापान ने और यूएस ने तो इंसेंटिव अनाउंस कर दिए कि जो उनके यूनिट चाइना में लगे हुए हैं उनको बाहर निकाल के लाएंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेंगे। और ये जब वहां से निकलेंगे तो कहां जाएंगे? इनके पास में सिवाय हिंदुस्तान में आने के कोई ज्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है।
बशर्ते हिंदुस्तान उस लेवल पे तैयार होता है। मुझे और आपको क्वालिटी में, मुझे और आपको कमिटमेंट में, मुझे और आपको टाइम फ्रेम में इस लेवल पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि दुनिया यहाँ आएगी तो मायूस नहीं हो। मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूं, इसका मतलब बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्लांट की बात भी नहीं कर रहा हूं, वो तो लगेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ऑल द रीजंस टू बिकम अ कॉटेज इंडस्ट्री इन सिटी वाइज। चाइना के अंदर में हर शहर में अलग चीज का बिजनेस होता है, बड़े बड़े शहर अलग अलग बिजनेस को लेकर के पॉपुलर है। ठीक उसी तरीके से मेरे और आपके हिंदुस्तान में भी ये शहरों के द्वारा चीजों के ऊपर में अपनी मोनोपोली बनना शुरू हो जाएगी। उस शहर के अंदर में, उस गांव के अंदर में कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगी, है तो मैन्युफैक्चरिंग ही, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये है आने वाले समय में इन चीजों में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये चीजों की अपॉर्चुनिटी सिर्फ कोरोना से तैयार हुई ऐसा नहीं है, ये आने वाले समय में थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ी सी ज्यादा स्पीड अप हो गई, ये ज्यादा तेजी से हमारे पास आने वाली है। हाउ शुड माई बिजनेस बिहेव? हमने देखा कि क्या दिक्कतें थी, हमने देखा कि कस्टमर का बिहेवियर कोरोना के बाद कैसा होगा। अब हम देखेंगे कि कस्टमर का बिहेवियर अगर वैसा होगा तो मेरे बिजनेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हाउ शुड माई बिजनेस बिहेव पोस्ट कोरोना? आई नीड टू बी डिफरेंट, आई नीड टू बी डिफरेंट। मुझे सब लोगों से अलग बनना पड़ेगा साहब। अब जब मैं कह रहा हूं अलग बनना पड़ेगा, इसका मतलब अभी मेरा कपड़े का आउटलेट है तो कपड़े का आउटलेट छोड़ करके क्या लोहे की स्टील की दुकान डाल लूं? हाँ, वो डिफरेंट नहीं, लेकिन मेरा कपड़े का ही कामकाज है तो कपड़े के कामकाज के अंदर में 100 लोग हैं, उन 100 में मैं भी एक हूं या 99 है और मैं एक हूं, ये मुझे बनाना पड़ेगा। आई नीड टू मूव फ्रॉम रेड ओशन टू ब्लू ओशन। मुझे अपने आप को डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा। जो चीजें बाकी लोगों के यहाँ नहीं होती है वो चीजें मेरे यहाँ होती है, जो चीजें बाकी लोगों के यहाँ नहीं मिलती है वो चीजें मेरे यहाँ मिलती है, जो सब बाकी लोगों के यहाँ होता है वो मेरे यहाँ नहीं होगा। क्या, कैसा, कितना, किस क्षेत्र में, ये आपको तय करना है, लेकिन आपको लोगों से अलग बनना पड़ेगा, क्योंकि अब कस्टमर थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर के जाएगा। तो वो आपके पास क्यों आएगा अगर आप अलग नहीं दिखेंगे? तो आपको और मुझे थोड़ा सा अलग बनना पड़ेगा। अब जितना जल्दी बनेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। इट नीड्स टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। मेरा बिजनेस जितना मैन पावर ड्रिवन कम होगा और जितना टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादा होगा, उतना मेरे बिजनेस को आने वाले समय में फायदा मिलेगा साहब। क्योंकि देख लीजिए कैसा है, मैं ये बात को, हालांकि आई शुड नॉट एडवोकेट दिस, लेकिन मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता कि ऐसी परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले भी कई बार देखा गया है कि जब ऐसी कोई आपदाएं आती है तो आपदाएं रुक रुक करके आती है साहब। अर्थक्वेक भी आता है तो अर्थक्वेक एक बार आकर के चला नहीं जाता है, कई समय तक वो अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। वैसे ही ऐसा कहा जाता है कि ये एपिडेमिक जो पेंडेमिक है, इसका भी डब्ल्यू कर्व होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं भी है। इसका मतलब अभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, एकदम बॉटम टच कर लेगा, उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो वी नीड टू बी रेडी फॉर मल्टीपल लॉकडाउन ऑल्सो। अब मल्टीपल लॉकडाउन आने के पहले अगर मैंने अपने आप को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दिया तो वर्क फ्रॉम होम में मेरा काम बहुत आसानी से चलेगा। इस पूरे कोरोना एपिसोड के अंदर में सबसे कम झटका किसको लगा है तो वो है आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा चलता है। अब मैं कपड़े की दुकान है, मेरा हार्डवेयर का शॉप है साहब, मैं कहाँ वर्क फ्रॉम होम करूंगा? इसके अंदर कितना पॉसिबल है? इसके अंदर में घर में बैठ कर खाली अकाउंटिंग ही कर सकता हूँ, अपने अकाउंट को ठीक कर सकता हूँ, अपने कस्टमर के हिसाब किताब को ठीक कर सकता हूँ, बाकी एक्चुअल प्रोडक्टिव काम तो मैं घर पे बैठ के नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी मेरा और आपका बिजनेस मैन पावर ड्रिवन है। तो जितना मैन पावर ड्रिवन है उसको उसमें से उतने अंश कम करके टेक्नोलॉजी ड्रिवन की तरफ लेकर के आना चालू करें। ट्राई टू यूज एज मेनी सॉफ्टवेयर एज पॉसिबल, ट्राई टू यूज एज मेनी टूल्स एज पॉसिबल। मैं समझता हूँ 2 दिन पहले राजेश भाई चांडक ने जो लिया था सेशन, उसमें उन्होंने काफी ऑटोमेशन पे बात किया होगा आपके साथ में, तो मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी जितनी मेरे बिजनेस के अंदर में ला सकता हूं उतनी टेक्नोलॉजी को लेकर के आ जाना चाहिए। हम में से बहुत व्यापारी आज भी इस 200 लोगों की ग्रुप के अंदर में ऐसे होंगे जो कहेंगे अब हो गया ना साहब, 30 साल मेरी जनरेशन पूरी चली गई, अभी क्या टेक्नोलॉजी घुसाऊंगा? अब मेरा बच्चा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वो बड़ा होगा, वो कॉमर्स कर रहा है, वो बीबीए कर रहा है, वो एमबीए करेगा, एमबीए आकर के बिजनेस में आएगा, उसको जो करना होगा करेगा भाई, उसको जो करना होगा वो करेगा, लेकिन वो आएगा 2 साल 3 साल 4 साल लगाएगा, उसके बाद नई चीजों को लाएगा, तब तक के तो 7 साल निकल जाएंगे। आज की तारीख में मैं और आप 7 साल तक के बिजनेस को लावारिस नहीं छोड़ सकते।
अडॉप्ट करना आप शुरू करो, उसको क्या चेंज करना उसके अंदर में वो ला लेगा। लेट हिम नॉट से माय डैड बहुत ही पुराने ख्याल आपके थे साहब, मेरे पिताजी मेरे दादाजी एकदम पुराने ख्याल आपके थे साहब, वो ना बोलने दो उसको। जितना टेक्नोलॉजी के अंदर में आप ला सकते हो उतना लाइए। और हमने जब इस उम्र में जूम को डाउनलोड करके प्रोग्राम 2 घंटा बैठा सीख लिया तो सारी चीजों को सिर्फ 10 ही दिन लगते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप करोगे उसको, तो लाइए आवश्यकता उसके साथ, क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपके अंदर के उस नए व्यक्ति का आविष्कार अगर आपको करना है तो आवश्यकता जनरेट कीजिए कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए आपका बिजनेस। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग कर लीजिए साहब। मैंने कहा कि मैन पावर कम हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा हो, लेकिन जीरो मैन पावर के साथ हम काम नहीं कर सकते। दुनिया में कोई काम नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मैन पावर तो रहना चाहिए उसके अंदर, लेकिन कम टीम को, मतलब जितने लोग हैं उससे ज्यादा काम कैसे किया जा सकता है। तो आई नीड टू इंश्योर कि मैं कैसे काम करा रहा हूं, मुझे सही जगह सही तरीके के आदमी को प्लेस करना पड़ेगा साहब। बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा एनालिस्ट की बात करूं तो बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिस्ट, ये सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होना चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो कि 100 लोग हो तब ये काम आएगा नहीं साहब। 5 लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस हो सकता है। 2 व्यक्ति की दुकानदारी है, उसके अंदर में भी डाटा एनालिसिस हो सकता है सर, कि पिछले 4 सालों में कौन से कस्टमर ने कितने समय तक क्या क्या माल लिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही है, उसका टिकट साइज क्या रहा होगा, ये डाटा एनालिसिस है। उसके आधार पे आने वाले 1 साल में वो कितनी बार आएगा, वो क्या क्या ले जाएगा, उसमें से कितने चक्कर में वो कितनी चीजें लेकर के जाता है, तो उसको 2-2 चीजें बढ़ा दूंगा मैं, टिकट साइज कितनी बढ़ाऊंगा तो मेरा बिजनेस कितना बढ़ेगा। सब डाटा एनालिसिस फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो मुझे बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करना चाहिए। अरे वो मेरा बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है ना, वो आकर के कर लेगा। बच्चा डाटा एनालिस्ट बन के आ रहा है बिजनेस के अंदर में, या बिजनेस को ओन करने के लिए आ रहा है, समझना पड़ेगा सर। उसको डाटा एनालिस्ट बना देंगे तो वो सिर्फ 4 डाटा एनालिसिस के काम करके अपने आप को वहीं डाल के रखेगा। वो बिजनेस का एम्पायर को ओन करने के लिए आ रहा है, डाटा एनालिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए डाटा एनालिस्ट रखो, लेकिन हायर एन एजेंसी, आउटसोर्स कर दीजिए काम को। कोई आपके डाटा को चोरी करके नहीं जाएगा साहब। आज के जमाने में आपने स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो वैसे भी आपकी कोई चीज छुपी हुई नहीं है, सारी चीजें ओपन है। तो ये मत समझिए कि कोई आपके डाटा को चोरी कर लेगा। क्या था आपका इसके अंदर में साहब, एवरीथिंग इज ओपन। तो सही व्यक्ति को ढूंढिए, उसको काम दीजिए। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बहुत लोगों ने कहा, मैंने सुना भी है साहब, और मेरे यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ है। मतलब ये मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसका मतलब इनमें से कोई गलती मैंने नहीं की, ऐसा नहीं। अरे एक बंदा है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर पर काम करता है, थोड़ा सा वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है, अरे 2 क्रिएटिव बना देना। मेरा बेटा ये काम अच्छा कर लेता हूँ, मैंने उसको बोला बेटा क्रिएटिव बना के, उसने मुझे बोल दिया यार आपकी क्रिएटिव क्या बनाना है ये मुझे नहीं मालूम, मैं बना के दूंगा, आपको पसंद नहीं आएगा। आपके बिजनेस को जो जानता है उसको बोलिए वो क्रिएटिव बना देंगे। या तो मुझे 10 दिन आपके बिजनेस को समझना पड़ेगा, तब मैं आपके बिजनेस के लिए क्रिएटिव बना सकता हूँ। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपना काम छोड़ करके 10 दिन मेरा बिजनेस समझे। तो ज्यादा बेटर है कि मैं एक व्यक्ति को हायर करता हूँ मतलब अगर मुझे बहुत बड़ा काम है मेरा तो रिक्रूट करता हूँ, और नहीं तो व्यक्ति को, एजेंसी को हायर करके सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे 1 पोस्ट 2 पोस्ट डालना नहीं, प्रॉपर कंटेंट राइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एनिमेशन बनने चाहिए, प्रॉपर वीडियो बनने चाहिए। एक सर्टेन इंटरवल्स के बाद में रेगुलर आपकी अपडेट्स आना चाहिए। कस्टमर के दिमाग में मार्केटिंग मतलब टाइम एंड अगेन वो चीजें दिमाग पर हिट करनी चाहिए। और ये कब हो सकता है, जब आपके पास में डेडिकेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग के पर्सन। ये मुझे करना पड़ेगा साहब, प्रॉपर मैन पावर, वही सही आदमी बैठा है। सीआरएम एनालिस्ट साहब, मेरे बिजनेस के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर को मैं यूज कर रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर के अंदर से इतना डाटा निकल सकता है, इतनी इंफॉर्मेशन निकल सकती है कस्टमर के बारे में, जितनी इंफॉर्मेशन कस्टमर को खुद के बारे में नहीं मालूम होगी, उतनी इंफॉर्मेशन मैं मेरे रेगुलर कस्टमर की मैं मेरे सीआरएम में से निकाल सकता हूं, अगर मैंने प्रॉपर सीआरएम एनालिस्ट को काम दिया हुआ है। और अगर मैंने मेरे कस्टमर को उसकी जानकारी से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में दिया, तो जाहिर सी बात है वो मेरे साथ और ज्यादा दिल से जुड़ जाएगा। जब आपका कोई परिचित आकर के आपको ऐसी दिल की शुभकामनाएं देता है जो आपको लगता है कि आपके अलावा किसी और को पता ही नहीं है, तो आप थोड़े देर भौचक्के भी हो जाते हैं और अंदर से बहुत खुश भी होते हैं। बस ऐसे ही कस्टमर भी होगा। तो प्रॉपर मैन पावर, आई मीन ये हमारे ऑफिस में कोई लोग है, उन्हीं को एक्स्ट्रा काम दे दो, ये काम बिल्कुल मत करो। जो आदमी जो काम कर रहा है उससे ज्यादा काम कराओ वो वाला, लेकिन ये एक्स्ट्रा का काम दे करके काम को डाइल्यूट मत करो। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सेल्स फनल।
जैसे मैंने और आपने बैंक से या मार्केट से पैसा इंटरेस्ट पे लिया हुआ है तो 24/7 उसकी इंटरेस्ट की चक्री चलते रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेरी दुकान का शटर डाउन होता है तो मेरे सेल्स फनल का ढक्कन लग जाता है। सेल्स फनल मतलब वो मुंह जिसके अंदर से सेल्स को लेकर लीड आती रहती है, मतलब सेल्स की इंक्वायरी आती रहती है, वो चन्नी जिसके अंदर से सेल्स की इंफॉर्मेशन, वो हॉपर जिसमें से सेल्स की इनपुट्स जाते रहती है। अनफॉर्चुनेटली हमने दुकान का शटर डाउन किया, किसी का 7 बजे, किसी का 8 बजे, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, लेकिन शटर डाउन होने का टाइम तो होता है, तो वो सेल्स की इंक्वायरी और सेल्स के इनपुट आना बंद हो जाते हैं। क्यों साहब? इंटरेस्ट तो चालू है। वो रात को बंद होता है क्या? बैंक बंद हो गया इंटरेस्ट बंद हो जाएगा? नहीं, वो 24 घंटे 365 दिन चलते रहता है। तो मैंने मेरे बिजनेस के अंदर में ऐसे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा साहब कि सेल्स फनल, मेरे दुकान, मेरे शोरूम, मेरे आउटलेट को बंद करने के बाद भी मेरा सेल्स फनल लगातार काम करते रहना चाहिए 24/7। अभी मुमकिन है, टेक्नोलॉजी, राइट पीपल, प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, ये सब अगर सही जगह होगा तो सेल्स फनल बराबर काम करता रहेगा। सेल्स वाले बंदों को ये काम लगा दिया जाना चाहिए कि साहब आप क्या क्या करना चाहते हो, ताकि 24 घंटे आप घर भी चले गए तो आपका काम पीछे होते रहना चाहिए। फिर उसको कैसे फर्दर लीड को आगे डेवलप करना, वो काम करेंगे, लेकिन लीड तो आने दो। सेल्स फनल लगातार चलना चाहिए। इट शुड गेट इनपुट्स 24/7 बाय व्हाटएवर चैनल यू डिसाइड, लेकिन होना आवश्यक है। वी लाइक कम में बम, कम में बम होना बहुत जरूरी है साहब, एकदम। मैं समझता हूं कि आज का जमाना बहुत बड़ी टीम का नहीं है। इसका ये मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप अपनी टीम को छोटा कर दीजिए, लोगों को निकाल दीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन टीम को जितना कम रख सकते हो उतना रखो। अभी टीम बढ़ाने का समय नहीं फिलहाल, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। अभी फिलहाल टीम को छोटा रखिए, मिनिमल रिसोर्सेज में काम कीजिए साहब। ये लॉकडाउन ने मुझे और आपको एक चीज तो बहुत जरूरी तरीके से सिखा दिया कि मैं और आप कम चीजों में गुजारा करने में और अच्छे से गुजारा करने में थोड़े से सक्षम हो गए। मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर के वो महात्मा गांधी को जगा दिया है जो कहता है कि मिनिमलिस्टिक में भी इंसान खुश रह सकता है। हम दुखी नहीं है साहब, हम घर में हैं तो दुखी नहीं है। हाँ, बिजनेस में जो काम नहीं हो रहा करके थोड़ा सा प्रेशर दिमाग में है, लेकिन फिर भी हम दुखी नहीं है। और यार ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, हाँ, तो कहीं ना कहीं हम मिनिमल में जीने के थोड़े से आदी हो गए। मिनिमल रिसोर्स में काम चलाइए, जो भी अवेलेबल है। बड़ा ऑफिस, 4 एसी लगा लो, ऑफिस बड़ा ले लो, एक गाड़ी खरीद लो, दो ट्रक खरीद लो। अभी जितने में चल रहा है उतने में चलाओ, समय आएगा तो वो मिलेंगे। फ्रूगल अप्रोच लेकर के चलिए साहब। ये जो फ्रूगल वर्ड है तो इंग्लिश का वर्ड, इसका एग्जैक्ट हिंदी का शब्द क्या आएगा वो मुझे ढूंढ के बताना पड़ेगा कभी आपको। लेकिन हमें और आपके घर, हमारे और आपके घर के अंदर में साहब हर किसी के बाथरूम के अंदर में टूथपेस्ट होती है। बहुत 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 सही एग्जाम्पल है आपके लिए। हमें हर किसी के घर के अंदर में टूथपेस्ट होती है साहब, और वो टूथपेस्ट जब यूज हो जाती है, खत्म होने आती है, और वो टूथपेस्ट को ऐसा लगता है कि खत्म हो गई, तो उठा के उसको डस्टबिन डाल दिया जाता है। कभी कोशिश करके देखिए कि उस टूथपेस्ट को डस्टबिन में डालने के पहले उसके ऊपर में अपने टूथब्रश की डंडी को नीचे से ऊपर तक घुमाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं साहब, पूरे घर के लिए कम से कम 2 दिन का टूथपेस्ट उसमें से निकलेगा। अगर 30 दिन के अंदर में 2 दिन का टूथपेस्ट निकलता है तो सोचिए साहब 6-7% तो काम आया। 6-7% तो काम आया। वो तो आप किसी को दे नहीं रहे थे, आप डस्टबिन में डाल रहे थे, मतलब वो वेस्ट में जाने वाला है, तो उसको उठाइए और यूज में लाइए। हम कर सकते हैं ये एक एग्जांपल दिया मैंने। ऐसी छोटी छोटी टूथपेस्ट मेरे बिजनेस के अंदर में बहुत है। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो टूथपेस्ट कहां पर है जिसको मैं ऐसा घस करके निकालूंगा तो उसमें से काम हो जाएगा। इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप एकदम कंजूस बन गए हैं। कंजूस शब्द बुरा नहीं है, लेकिन उसका कनोटेशन जो है वो बुरा है। फिर मेरा पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा है, उसको डस्टबिन में जाने दूं मैं? क्यों? अच्छा, किसी को दान दे दूं, आधी टूथपेस्ट यूज किया, आधी टूथपेस्ट किसी को दान दे दिया, मैं कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि जो लेकर के जाएगा उसका सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन डस्टबिन में फेंक दूं, दिस इज नॉट अ फ्रूगल अप्रोच। फ्रूगल अप्रोच कहता है घस के निकालिए जब तक निकल सकता है उसके अंदर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके टूथपेस्ट के ढक्कन के अंदर मुंह डाल दीजिए अपना और वहां दांत को घुमा लीजिए, लेकिन निकालिए। मेरे बिजनेस के अंदर में सिर्फ बहुत सारी टूथपेस्ट है। बी कस्टमर सेंट्रिक, बी मोर कस्टमर सेंट्रिक। मुझे और आपको मेरे बिजनेस के अंदर में बहुत ज्यादा तरीके से कस्टमर सेंट्रिक बनना पड़ेगा साहब। और जब तक मैं और आप ये नहीं बनेंगे तब तक मुझे और आपको इसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत जाएगी।
हम कई सालों से कहते आ रहे हैं कि कस्टमर सेंट्रिक बनना चाहिए, हमने कस्टमर सेंट्रिक बनना चाहिए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए ना साहब, क्या ऐसा नहीं होता है कई बार कि मैं मेरे ऑफिस को अपने हिसाब से जाता हूं? क्या ऐसा नहीं होता है कई बार कि मैं माल खरीदने जाता हूं और मुझे जो माल पसंद आता है वो मैं लेकर के आता हूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हमेशा ऐसा होता हूं, हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत बार कस्टमर सेंट्रिक है भी, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा चाहिए, मेरे ऑफिस में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये काम होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता मेरे कस्टमर को ऐसा लगता है करके ये काम होना चाहिए, क्योंकि मेरा कस्टमर ऐसी जगह आना पसंद करता है तो मैंने जगह वैसी बनना चाहिए। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि मेरी ऑफिस है तो मेरे जैसी बननी चाहिए। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि मेरा शोरूम है तो मेरी चॉइस से बनना चाहिए। मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता हूँ कि ये कस्टमर के लिए शोरूम बन रहा है तो ये कस्टमर की चॉइस से बनना चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा आपके सामने, मैं जगह का और व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बंदे ने एक बहुत जबरदस्त इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया। तो वो मेरे क्लाइंट है, मैं उनके साथ काम करता था। उन्होंने कहा कि मुकेश जी बहुत अच्छा एपिसोड हमारे साथ में हुआ था, ये जो व्यवसाय आप देख रहे हैं ये चालू होने के पीछे बहुत जबरदस्त एक कहानी है। हमारा एक प्लॉट हुआ करता था और वो प्लॉट के बहुत समय तक प्लॉट खाली पड़ा था, तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता, आपका और मेरा ध्यान भी नहीं जाता, सब हम रास्ते से गुजरते कई प्लॉट खाली पड़ते हैं। उस प्लॉट के ऊपर में मैंने एक कंपाउंड वॉल डलवाया और एक चौकीदार को बैठा दिया और दो चार गड्ढे खुदवा दिया, चौकीदार को बैठा दिया। अब जैसे ही 2-4 गड्ढे खुदे, कंपाउंड वॉल बनी, एक चौकीदार बैठ गया वहां पर पे, टेबल चेयर लगा करके, छोटी सी हल्की सी झोपड़ी बना करके, तो लोगों को थोड़ा सा कौतूहल हो गया, जिज्ञासा जागी कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्या हो रहा था, क्या, तो बस क्या हो रहा है, मतलब अब ये नहीं पूछते क्या हो रहा है, तो दुकान खुल रही है क्या। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लोग पूछते अच्छा यहाँ पर कपड़े की कोई शोरूम आ रहा है क्या, हाँ दुकान खुल रही है, कपड़े का शोरूम आ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम आ रहा है क्या। ऐसा कम से कम 3-4 महीने तक के वो व्यक्ति वहां पर उसका चौकीदार बैठा रहता था, उसने डायरी नोट रखा था। उसके ओनर ने कहा था कि डायरी में जो चला जाए ना बंदा उसका नोट करके रखिए कि उसने क्या पूछा, क्या बोला और क्या उसका अभिप्राय था। 3-4 महीने तक, 5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। बोले मुझे इतने इनपुट्स मिले मुकेश भाई कि मैंने मेरे बिजनेस को, मैंने मेरे शोरूम को किस तरीके से बनाना चाहिए, कौन सी चीजों की यहाँ पर लोगों को ज्यादा डिमांड है, जितना सर्वे मैं लोगों तक जाकर के नहीं कर सकता था, जितना मुझे लोगों को सामने से आकर के मिला हुआ है। और जबरदस्त मैं समझता हूँ कस्टमर सेंट्रिक का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो आपका और मेरा व्यवसाय जितना कस्टमर सेंट्रिक है उसके अंदर में कस्टमर सेंट्रिसिटी की डिग्री और ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा 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 मुझे लगता है। ये 100% होनी चाहिए उसके अंदर। टफ टाइम नेवर लास्ट सर, व्हाट टफ पीपल डू। रॉबर्ट शुलर नाम के व्यक्ति ने एक किताब लिखी हुई है और बहुत पुरानी किताब है, कई भाषाओं में ये अवेलेबल भी है। मेरी जिंदगी के अंदर में इस किताब ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हुआ है साहब, कि टफ टाइम जो मुश्किल समय होता है वो कभी रुकता नहीं है, लेकिन उसके मुश्किल इंसान होता है वो रुका रहता है, वो अड़ा रहता है, वो डरा रहता है। अंगद के पैर के समान है साहब हम, मैं और आप, कि पूरे रावण की पूरी दरबार के सारे योद्धा जो मुश्किल लोग थे वो आकर के मेरा और आपका पैर हिलाने की कोशिश करेंगे ना साहब, तो हिला नहीं सकते, उन सबको वापस जाना पड़ेगा। तो मुश्किल समय कभी नहीं ठहरता है, लेकिन टफ इंसान जो होता है वो हमेशा अड़ा रहता है। मैं और आप भी इसी तरीके से अड़े रहेंगे। मैंने आपके साथ में जो बातचीत करने की कोशिश की, जो हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। जो न्यूज आप देख रहे हो वही मैं देख रहा हूँ, जो न्यूज आप पढ़ रहे हो वही मैं पढ़ रहा हूँ, जो लोग आपके नेबर में रहते हैं वैसे लोग मेरे नेबर में रहते हैं। लेकिन मैं उनके साथ में क्या बात करता हूँ और उनकी बातचीत को किस तरफ लेकर के जाता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। ले जाना चाहता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। कल आपके साथ में हरीश जी ने बहुत सारी बातें पॉजिटिव माइंडसेट की और थॉट प्रोसेस की किया है, मैं भी उस चीज को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और तो हमने ये सोचा कि इतनी तकलीफें आने के बाद में दुनिया रुक तो नहीं गई। अरे वो सबसे पुरानी तकलीफ की अगर बात करते हैं साहब कि डायनासोर्स खत्म हो गए, तब इंसान जागा है साहब। और उसके बाद में तकलीफें कितनी आती रही, लेकिन इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहा। हम 2 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग मरने के बाद में भी हम जिंदा है। अभी तो आंकड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा आंकड़ा बढ़ना चाहिए, कभी नहीं कहूंगा आंकड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा परेशान ना। हम इसमें से अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, कौन सी चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। देखिए आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट नॉर आई एम अ मार्केट सर्वेयर कि मेरी बात को पकड़ करके आप वही काम करें और अपने काम को छोड़ दें। ये काम मैंने आपको इंडिकेटर्स दिए, लोगों से बातचीत करते, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हुए, अलग अलग प्रोग्राम्स को, अलग अलग
इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज को सुन सुन करके मैंने जो बात समझा है वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश किया है। इनमें से आपके व्यवसाय में कौन सी चीज फिट बैठ सकती है, आप कौन सी चीज को अपने व्यवसाय में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो आपको तय करना है। जो चीज आपने कंपल्सरीली अब करना चाहिए, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे साहब, जब केक पे 60 कैंडल जलेगी, 70 कैंडल जलेगी, 80 कैंडल जलेगी, तब आज करना चाहिए। मैंने वो कहा कि टेक्नोलॉजी को लेकर के आइए, जितना ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं उतना। मैन पावर को सही तरीके से यूज कीजिए। एक ही आदमी को 10 काम मत दीजिए, तू रिसेप्शन पे भी है और तू ही, क्योंकि तू कंप्यूटर में बैठी हुई है, तू अकाउंटिंग भी करती है, दिन भर तो अकाउंटिंग करना नहीं रहता है, तो एक काम करना, 1-2 घंटा थोड़ा सा फेसबुक का काम कर दिया कर। अरे उसको फेसबुक का काम करने बोलूंगी तो फेसबुक पे क्या करेगी वो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। एंड दैट इज नॉट अ डोमेन, उसका डोमेन है अकाउंट्स। सो लेट इट डू इज अकाउंट। उसको 4 काम ज्यादा दो ना अकाउंट्स के, उससे 4 इंफॉर्मेशन ज्यादा निकल रहा। तो जिसका जो काम है उसको उस काम की गहराई तक जाने का स्कोप बना कर। अब ये बात और है कि मुझे ही नहीं पता कि और ज्यादा गहराई कैसे जाती है, तो आई थिंक यू नीड टू कंसल्ट समबडी हु नोज हाउ टू गो इनटू द डीप ऑफ एवरीथिंग। तो वो ढूंढेंगे तब उसको एक्स्ट्रा काम निकाल सकते हैं। मैंने बहुत लोगों से मिलता हूँ, कहता है कि साहब अब आदमी लोग है, अब ठीक है 3-4 घंटा काम कर लिया तो बाद 1-2 घंटा फ्री भी रहता है। 2 घंटा फ्री क्यों चाहिए साहब? दिन में 3 ब्रेक दीजिए, 4 ब्रेक दीजिए, 5-5 मिनट के, 10 मिनट कॉफी ब्रेक, बहुत हो गया वो। लेकिन बाकी समय उनको काम निकाल करके देने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप खुद उस काम के अंदर में बैठे हो। मतलब आई थिंक इट शुड नॉट बी द सीन वेयर वी आर ड्राइवर्स ऑफ अवर बिजनेस। मुझे और आपको बिजनेस का ड्राइवर नहीं बनना है साहब, क्योंकि ड्राइवर को नहीं समझ में आता पीछे के कौन से डब्बे में क्या हो रहा है। मुझे और आपको तो नेविगेटर बनना है साहब, जो ऊपर बैठा हुआ है, जो देख रहा है कहाँ क्या हो रहा है। कौन सा व्यक्ति को समय ज्यादा पड़ रहा है, काम कम पड़ रहा है, तो उसको काम निकाल के, कौन से व्यक्ति को काम ज्यादा हो रहा है, समय कम पड़ रहा है, तो उसका काम बांट के दे। वो काम मुझे आपको करना पड़ेगा। किसको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसको टेक्नोलॉजी ला करके दे। कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ काम आएगी, उसका स्टडी करके वो टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करें। ये करना पड़ेगा मुझे और मैं समझता हूँ अगर आप ये काम मैं और आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। टफ टाइम नेवर लास्ट। 15 दिन, 1 महीना, ज्यादा में ज्यादा, उससे आगे तो मैं और अपने अपने व्यवसाय में जाएंगे साहब, मैं और आप। और जब जाएंगे तो हम और आप तो व्यापारी है साहब। और फिर अब मारवाड़ी ही बंदा, उसमें भी माहेश्वरी, सोचने की बात ही को नहीं साहब। वो तो दौड़ दौड़ के जाएगा और करेगा काम, वो 100% करने वाला है। चिंता मत करो। ये जब तक घर में बैठे तो दिमाग में चिंता, एक बार बिजनेस में घुसा बाद में पलट के नहीं देखता। इन मैनकाइंड की ये तो खासियत है कि फॉरगेट्स द पास्ट वेरी फास्ट। और कस्टमर सिर्फ डरेला है, मरेला नहीं है, इस बात को मान के चलिएगा। Do whatever best possible is required, whatever best is required to satisfy your customer and emerge as a winner. Business after Corona will be the way I make it. मेरा बिजनेस कोरोना के बाद में वैसा ही बनेगा जैसा मैं उसको बनाऊंगा या मैं उसको बनाना चाहता हूँ। ये मुझ पर डिपेंड करता है। बाहरी ताकत मेरे बिजनेस को चेंज नहीं कर सकती, वो सिर्फ थोड़ा बहुत उसको मैनिपुलेट कर सकती है, थोड़ा बहुत उसको हिला सकती है, उसको थोड़ा बहुत शेक कर सकती है, लेकिन उसको डी रूट नहीं कर सकती, उसको जड़ से निकाल के नहीं फेंक सकती। तो मैं करूंगा साहब मेरे बिजनेस का और उसको शील्ड तैयार करूंगा ना साहब। आई डू वरी। मैं और आप तो इतने सालों से करते आए साहब, कौन से बिजनेस में झटके नहीं लगते साहब। ये एक्सटर्नल है, इंटरनल झटके तो हर किसी को लगते हैं, हर बिजनेस के इंटरनल झटके लगते हैं साहब, लेकिन झटके तो उभर के बाहर निकल के आते ही हम ये भी आ जाएंगे। तो अपने कस्टमर को ध्यान में रखिए, अपने कस्टमर से बातचीत करते रहिए। ये लॉकडाउन के पीरियड को अभी भी अगर लॉकडाउन का पीरियड खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है और बढ़ता है तो बेस्ट तरीका है जिन कस्टमर्स को, आपके जो क्लाइंट्स है, उनसे कॉल पे बात कीजिए, उनसे उनके साथ अपने बिजनेस रिलेशन को और आगे कैसे ले जा सकते हो उस पर थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप ये न कर सके तो ये पीरियड बहुत जल्दी निकल जाए और हम और आप सही तरीके से ज्यादा जोर से राइस फिनिक्स निकल करके बाहर आएंगे साहब, जबरदस्त तरीके से बाहर। ये कह करके मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला क्योंकि 6:10 हो रही है। मैंने आपके साथ 5:10 पे बात शुरू की थी। 1 घंटे का समय मुझे दिया गया था, वो 1 घंटे का समय पूरा होता है। मैंने और आपने मिल करके मेरे और आपके बिजनेस को कोरोना के बाद कैसा होना चाहिए उसका मोटे मोटे स्वरूप पे बात किया। दिस वाज अ जनरलाइज्ड टॉक एंड बेसिकली ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया। इनमें से कोई भी चीज, एक भी चीज अगर आपके अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो ताकि वो एक्चुअल नॉलेज बनेगा, वो आप पे डिपेंड है कितना कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हर किसी का बिजनेस अलग अलग चीजों की डिमांड करता है, तो
ये स्पेसिफिक बात तो जनरल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती है, जनरल बात मैंने आपके साथ में किया, लेकिन हमेशा ही किसी के साथ भी जब बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने आज आपके साथ में 6 चीजों को स्ट्रांगली शेयर किया, इसका मतलब मैंने अपने आप को कमिट किया कि इनमें से और चीजों को मैंने कैसे, इनमें से जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसकी डिग्री को और कैसे बढ़ाना पड़ेगा मेरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उसी प्रॉब्लम से मैं भी गुजर रहा हूँ। तो जो चीज आपको करना पड़ेगा वही चीज मुझे भी करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपके साथ में 1 घंटा जो बात किया है, तो मैंने अपने आप को और स्ट्रांगली ये बातों को अपने अंदर में रीइंफोर्स किया कि मुकेश, लोगों को बोलना है लेकिन तुझे भी करना है, तो मैं भी ये काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी रीइंफोर्स दिस आइडियाज इन माय माइंड। मेरे जहन में चीजों को रीइंफोर्स करने के लिए आपने मेरी सहायता की 1 घंटा मुझे सुन करके, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन ने आज जो ये मौका दिया, बिजनेस की पाठशाला इस सीरीज के तहत मुझे मौका दिया तीसरे दिन, तो मैं पूरे संगठन का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। और विशेष धन्यवाद अदा करूंगा मैं अध्यक्ष भाई रुपेश गांधी जी का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और एक अधिक धन्यवाद मैं दूंगा भाई राकेश जी जवर का, जो हमेशा ऐसे मौके पर मुझे याद करते हैं। मैं कैसे भूलूं मेरे अनूप मुगला का, कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड मी, मुकेश भाई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आप समय निकालेंगे क्या? तो मैं राकेश को बोलता हूँ आपसे बात करेंगे। तो ये सब लोग जिनको मैं जानता हूँ, और भी मेरे सभी माहेश्वरी बंधु छत्तीसगढ़ प्रांत के, जिनसे मेरा परिचय अलग अलग कार्यक्रमों में हुआ है। मैं दुर्ग में प्रोग्राम में आया हूँ, चंपारण में है, रायपुर में है, भाटापारा में ये प्रोग्राम लिया हुआ है। अलग अलग जगह मुझे जाकर के आपके बीच प्रोग्राम करने का मौका मिला। आप सबने मेरी बात को धैर्यपूर्वक 1 घंटा बैठ करके सुना, और इनमें से जो भी चीज आपको सही लगेगी, जो भी चीज आपके व्यापार के अनुकूल होंगी, उसको आप लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऑलरेडी लगी हुई है तो उसको थोड़ी सी डिग्री को और एनहांस करने का प्रयास करेंगे, और हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में अपना भरसक योगदान देंगे। ये देश मोदी का नहीं है, ये देश मेरा और आपका है। माननीय मोदी जी इसके सेनापति है और हम सब इसके सेनानी हैं। तो ये देश मेरा और आपका भी है, वो प्रयास कर रहे हैं, मुझे और आपको प्रयास करना है। मैं जब मोदी जी का नाम ले रहा हूँ तो किसी पार्टी विशेष को लेकर के मेरा अर्थ नहीं है, मैं माननीय प्रधानमंत्री के ओहदे के रूप में उनको संबोधित कर रहा हूँ। यहाँ पर हर व्यक्ति जो उस ओहदे पर बैठा है वो व्यक्ति हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन हमें उनकी बात को मान करके अपना योगदान देना चाहिए। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ओवर टू भाई राकेश जी सवाल। भैया पब्लिक की डिमांड है, लगातार मैसेज आ रहे हैं चैट बॉक्स में मेरे पास पर्सनली कि भैया को कंटिन्यू चलने दो, लगते तो घड़ी की सुई को रोक दो। अरे भैया ऐसा जुल्म मत करो, ऐसा जुल्म मत करो। पता ही नहीं चला कि 1 घंटे का समय कैसे निकल गया, और इसीलिए आपकी इसी जो सरल की जो आपकी अदाएं, और जो आप लगातार हम आपको बुलाते हैं हर बार, क्योंकि लोग पब्लिक डिमांड में आप रहते हैं। आज 200 से ज्यादा साथी कंटिन्यू जुड़े हुए थे, और जिस दिन से आपके नाम का ब्रोशर गया तो मेरे पास पर्सनली कॉल आया कि भैया कब आ रहे हैं, उसकी डेट हमको पहले बता दी जाए। तो आप इतने लोकप्रिय हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी संगठन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कम में आप बहुत बम दे देते हैं हमारे को, क्योंकि कस्टमर डरेला नहीं मरेला है। नहीं मरेला नहीं, डरेला। कस्टमर डरेला है, मरेला नहीं है। हाँ। बहुत सारे साथी गण आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं उन्हें लेने के पहले हमारे बीच एक हमारे प्रदेश सभा के महामंत्री और राष्ट्रीय महासभा के कार्य समिति सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं, सुरजन जी भी। तो मैं 2 मिनट उनसे उनका आशीर्वचन चाह रहा हूँ युवा साथियों के लिए। उसके बाद हम वापस सभी साथियों के साथ कनेक्ट होंगे। मैं निवेदन करूंगा महासभा के कार्य समिति सदस्य श्री ब्रिज किशोर जी, सुरजन भैया जो युवा ही हैं हमारे साथ। सुरजन जी। हाँ जी, हाँ नमस्कार राकेश भैया, आपका आशीर्वचन चाहूंगा संक्षिप्त में। राकेश मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ मुकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत खुश हुए, इसके पहले भी आपकी हमारी मुलाकात हुई है। देखिए जो आपने कहा मुकेश जी, उसमें एक ही चीज मुझे जो समझ में आती है कि उत्साह बनाए रखें, उत्साह ही जीवन है, सीखने की उम्र नहीं होती है। देश काल परिस्थितियों पे नजर रखते हुए अपने अपने व्यवसाय के हिसाब से जो चीज आपने कही जो उचित लगती है उसको आजमाते हुए चलते जाए जीवन पे। और सबसे बड़ी बात एक है कि कस्टमर जो है उसकी नस पकड़ने की कोशिश करे, वो क्या चाहता है उस पे हम खरा उतरेंगे तो हमारा व्यवसाय चल निकलेगा। आज जिस भी व्यवसाय के भीतर में
हमारी सोच ये है कि जिस व्यवसाय के भीतर में लोग जो चाहते हैं उनको अगर वो चीज नहीं मिल रही है, हम देने लगेंगे तो लोग चल के हमारे पास आएंगे। दिस इज माउथ पब्लिसिटी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है हर जगह में, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए। सर्विस सेक्टर है, हर बिजनेस के भीतर सर्विस किस तरह से आप ला सकते हैं, नई नई चीजें आप खोजिए, बहुत आपको चलेगा। और जीवन के भीतर में और अपने व्यवसाय को चलाने के लिए मुकेश जी जैसे लोगों से समय समय पर सुनते रहिए, ताकि कोई चीज अगर हम भूल पा रहे हैं तो वो याद आते रहे, क्योंकि सत्संग जो होता है वो माइंड को रिन्यूअल के लिए होता है ऑलवेज। और हमारे अजय भाई, विजय भाई, हमारे राकेश जी, रुपेश जी, सुरेश जी मुंद्रा है, छगनलाल जी हैं, हमारे बड़े हैं। चाहे ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बड़ा शांत प्रिय प्रदेश, बड़ा प्यारा प्रदेश है, और हम सब आपको स्नेह करते हैं। आज आपको सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से जब जब भी मौका मिलेगा हम आपके साथ जुड़ेंगे। भाई राकेश धन्यवाद, अजय भाई धन्यवाद, विजय भाई धन्यवाद, रुपेश जी धन्यवाद। हेलो राकेश, हेलो राकेश भी राकेश भैया फ्रीज हो गए। एक मिनट, राकेश भैया का नेटवर्क चला गया है। नेटवर्क इशू है। हाँ, हेलो। अच्छा तो आ गए राकेश भैया, आ गए। हाँ हाँ राकेश भाई। धन्यवाद भैया। सुरजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे आग्रह पे आज हमारे बीच नहीं, आप जब भी बुलाओ आई एम ऑलवेज। और मेरा तो राकेश भाई ऐसा, तुम सब जवानों से जुड़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी जवानी चुराता हूँ और अपनी जवानी बरकरार रखता हूँ। भैया इसीलिए हम आपको याद करते रहते हैं हमेशा। नहीं, कल रुपेश का फोन आया, सबका आया, तो मैंने कहा पक्का आज जुड़ता हूँ, अपन बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और कभी भी मेरे को जरूरत तो जरूर बुला लेना, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। हमारे बीच आज हमारे प्रदेश सभा के महामंत्री और हमारे ही युवा संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष सुरेश भैया उपस्थित है। हमारे बड़े मामा जी, हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज राकेश? आ रही है भैया, आ रही है। हाँ मुकेश जी, बहुत बहुत हेलो, धन्यवाद। सुरेश हमारे भैया। सभी युवा साथी बहुत लाभान्वित हुए होंगे। मैं तो लगातार आपकी हर लाइन को अपने बिजनेस से जोड़ के देख रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा आगे आने वाले 2-3 महीने की मेरी प्लानिंग फिक्स हो गई। आपके हर लाइनों से मैं अपने बिजनेस की प्लानिंग करने लग गया। तो वैसा ही मेरे को पूरी उम्मीद है कि सभी युवा साथी इस तरीके से अपने बिजनेस को अपडेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया मोटिवेशनल आपसे मिला, हमको मोटिवेशन मिला, और सभी युवा साथी बहुत लाभान्वित होंगे। युवा संगठन का ये बहुत शानदार, जोरदार, भव्य कार्यक्रम है। बोलना चाहिए समय की बिल्कुल मांग थी ये, और इस समय का बहुत सदुपयोग किया। राकेश ने बहुत बढ़िया, राकेश झंवर जी ने बहुत बढ़िया इसको ऑर्गेनाइज करवाया। और रुपेश और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। अरुण भैया, राकेश भी ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन हो गया क्या? नहीं, हेलो, आ गए ना? आ गए। हेलो हेलो। हाँ भैया, कंटिन्यू। राकेश जी कंटिन्यू। सुरेश भैया का हो गया क्या? हाँ, अब मैं प्रश्न लेता हूँ। जो युवा साथी जो भी जिज्ञासा है, मुकेश भैया से अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करें, मैं ले रहा हूँ एक एक करके। भाई गोपाल असावा जी, गोपाल असावा जी। अच्छा, असावा जी आ गए। ये असावा जी आ गए। मुकेश जी आपको इसी नाम से आसर की जगह असावा। हाँ, मुझे असावा करके बहुत जगह लोग बुलाते हैं माहेश्वरी समुदाय में जी। गोपाल असावा जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? नहीं है भैया लाइन पे। आ गए, रेज्ड हैंड है। गोपाल असावा जी। अच्छा, मनीष इनको अनम्यूट करें। जी भैया। हाँ सर। हाँ जी, गोपाल जी। जी गोपाल जी, आप हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, पूछिए। हाँ मुकेश जी, आपने जो अभी बताया है, अभी हम लोग ये जो लॉकडाउन का और पीरियड है, इसमें अपने सप्लायर्स एज वेल एज अपने क्लाइंट्स, इनसे राय मशवरा रोज डेली बेसिस पे बात कर सकते हैं। तो क्या चीजों पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है? क्या
इनसे फीडबैक हमें कौन सी चीजों पे लेना ज्यादा जरूरी रहेगा? देखिए, मैं आपने ये मुझसे प्रश्न पूछा है तो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा इसके अंदर में। ऐसे अभी अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे कोई कॉल करता है मेरा बिजनेस कलीग, और अगर वो मुझसे बिजनेस की बात करेंगे तो प्रॉब्ली आई मे नॉट बी इन द राइट मूड ये बिजनेस की, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि मैं आगे मेरा जो चैनल है उसके साथ कैसे काम करूं। दिस इज द राइट टाइम टू गेट कनेक्टेड टू माय वेंडर्स एज वेल एज माय कस्टमर्स। लेकिन उनसे कनेक्ट करके सिर्फ एक ही बात करना है, कैसे हैं आप, घर में सब ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा और क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे समय पास कर रहे हो, सिर्फ उसके जहन में अपने आप को ताजा रखना है। अच्छा, बिजनेस को लेकर के बहुत बात करोगे तो वो कितना दुखी होगा, वो पूरा दुख निकालेगा। मैं वैसे ही थोड़ा सा अगर मायूस हूं तो मैं और ज्यादा मायूस हो जाऊंगा, या मैंने अपनी मायूसी उस पर जाहिर कर दी तो वो परेशान हो जाएगा, क्या को फोन आया इसका। बिजनेस को लेकर बहुत बात जनरल बात करना है, बस जनरल बात करके उसके दिमाग में अपना नाम थोड़ा सा ऊपर लेकर के आ जाइए, तो जैसे ही काम का पहला मौका पड़ेगा तो विल गेट कनेक्टेड। ओके ओके, थैंक यू सर। हमारे बीच हमारे ही धमतरी जिलाध्यक्ष सभा के श्री किशन जी सारडा साहब उपस्थित हैं। सारडा जी, मैं आपके आशीर्वचन चाहूंगा युवा साथियों के लिए। श्री किशन जी सारडा साहब राजिम के हैं, हमारे जिलाध्यक्ष धमतरी जिला के। मनीष श्री भैया को अनम्यूट करें। ऑलरेडी भैया। जय महेश। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ श्री भैया बोलिए, कंटिन्यू करिए। जय महेश। सर्वप्रथम तो मैं असावा जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। धमतरी जिला जोन की पूरी टीम, प्रदेश की टीम और युवा मंडल की टीम के द्वारा जो उन्होंने हमें आज अपना कीमती समय दिया और हम सभी को मोटिवेट किया। और मैं पूरे प्रदेश युवा मंडल की टीम को बहुत बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो समय है जो जब हमारा महेश्वरी समाज या हर व्यापारी एक डरा सा महसूस कर रहा है कि कोरोना के बाद हमारे व्यापार का क्या होगा, हमारे अंदर इतनी निगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो ये जो सेशन जो रहा युवा मंडल के द्वारा 7 दिवसीय जो सेशन रहा, उसमें इतने बड़े बड़े मोटिवेटर जो आ रहे हैं, जो हमको मोटिवेट करते जा रहे हैं। पहले दिन चाणक जी आए, दूसरे दिन मंत्री जी आए, और आज असावा जी जैसे इतने अच्छे लोगों के भारत जो हम जो प्यूरिफाई होके आएंगे, तो नो डाउट जो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, वो जो हम डरे हुए हैं, तो जो असावा जी भी जो बोल रहे थे कि कस्टमर डरा हुआ है, वो मरा हुआ नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर डरा नहीं है, भी तो कस्टमर से ज्यादा हम व्यापारी डरे हुए हैं। तो ये हमारे अंदर का डर निकलेगा और हम नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, और जिसका बहुत बड़ा श्रेय पूरा युवा मंडल की टीम को जाता है। उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से युवा मंडल अध्यक्ष भाई रुपेश जी, भाई राकेश जी और उनकी पूरी टीम, और इस पूरे कार्यक्रम को जो संचालन करने का एक जज्बा जो लेके आते हैं अजय भैया, विजय भैया, जो जिन्होंने हमेशा जो एक सहयोग दिया है, वो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पुनः पूरी टीम को धमतरी जिला महेश्वरी सभा साउथ जोन की ओर से हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद श्री भैया, आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ सतत बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा अगला प्रश्न, कोई साथी प्रश्न करना चाहते हैं? कोई शालू सारडा नवीन सारडा कोई प्रश्न रखना चाह रहे हैं अपना? भैया दिल्ली के हमारे साथ लाइन में सारडा, सॉरी भैया दिल्ली से हैं नवीन सारडा जी और शालू सारडा जी। हाँ, दिल्ली के नवीन सारडा जी दिल्ली के हैं। नवीन भैया क्या मैं चाहूंगा उनके प्रश्न का बिल्कुल आंसर मुकेश भैया दें। अच्छा, ओके। हाउ टू इंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी सो एज टू मोटिवेट देम फॉर रिस्क फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट? How to motivate employees for work from home culture with commitment, as most of times if they are at home they feel they can work at their own will and become non-productive. ये सवाल है आपके? यही सवाल है ना आपके? जी भैया, इनका ये सारडा जी का यही सवाल है। हाँ, मनीष उनको अनम्यूट करें ना। हाँ, उनको अनम्यूट करा दो, लेट हिम आस्क। जस्ट अ सेकंड। मनीष शालू सारडा या नवीन सारडा के नाम से होंगे? जी जी। हाँ, नवीन सारडा जी स्क्रीन पे।
ऑनलाइन में। हाँ मुकेश भैया, Mukesh bhaiya, can you hear me? Yeah. Go ahead. Actually, I'm in a corporate sector and mostly from lockdown period. Before that also I was working from home only. But sometimes what I felt, my team members who are working from home, they feel that they can work on their own will at their own time and you can say convenient. And what I had seen in last 1 month, they become little bit non-productive. So how to motivate them? Because now the future is WFH only for most of the people. So how to motivate them to make a productive output? देखिए अब आप ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि भी आप भी वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट में काम कर रहे हो और आप कॉर्पोरेट से जुड़े हो, मतलब कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका कामकाज होगा, मैं ये मान करके चलता हूँ। I'm in medical diagnostics. ओके, ठीक है, मतलब वो बराबर उस तरीके का काम है। अब आपका कहना है कि अभी आपने महसूस किया है कि भी आपकी टीम के लोग थोड़े से जितना होना चाहिए उतने प्रोडक्टिव नहीं है, या अपने वर्क फ्रॉम होम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं। नवीन जी, मैं अभी ये कोरोना लॉकडाउन पीरियड की बात करूंगा तो आई कैन एम्पैथाइज विद द पीपल हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, और मैं समझता हूं ये लाजमी भी है, क्योंकि हम में से हर कोई, अभी हमारे गेस्ट ने भी कहा सारदा जी ने, कि हम में से हर कोई थोड़ा सा घबराया हुआ तो है ही ना। अच्छा, सडनली ये चीज आ गई है, इसके पहले वर्क फ्रॉम होम कल्चर था नहीं, एकदम से एक व्यक्ति घर में एक्स्ट्रा आ गया, तो जाहिर सी बात है कि घर के लोगों का घर के काम को लेकर के थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई, और जब वो बढ़ गई है तो उसको वो काम भी निभाना है। वजह उसकी, देखिए हर घर के अंदर में दिक्कत ये है, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, घर में मेड्स नहीं आ रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, इसका मतलब मेरे घर की वाइफ अगर होम मेकर है तो पूरा घर का काम मेड नहीं आ रही तो उसी ने करना चाहिए क्या? मैं ये गवारा नहीं कर सकता भाई, तकलीफ उसको भी हो रही ना, मेड नहीं आ रही तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ जब वर्क फ्रॉम होम मुझे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है मैं उनके साथ भी थोड़ी सी नाइंसाफी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम में मेरे घर का काम भी कर रहा हूँ। तो अभी ये 1-1.5 महीने का जो टफ टाइम है, उसके अंदर में तो मैं समझता हूँ आपने उनको थोड़ा सा इस चीज को लेकर के साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, अब आगे जाकर के जो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला है, उसके अंदर में प्रोफेशनलिज्म जितना आपके ऑफिस के अंदर में लागू होता है, उतना ही प्रोफेशनलिज्म वर्क फ्रॉम होम में भी लागू होगा, और मैं समझता हूँ कि समय आएगा उसके प्रोटोकॉल्स भी तैयार होंगे। अभी इट्स टू इन्फेंट स्टेज, मतलब इट्स टू नेसेंट स्टेज में है। हमारे कल्चर में वर्क फ्रॉम होम जो है वो बहुत इन्फेंट स्टेज में है, तो उसके प्रोटोकॉल्स भी नहीं बने। जिसको जितना समझ में आता है उस तरीके से काम करता है। मैंने घर पे बैठकर काम कंप्लीट कर लिया ना। वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क एट कन्वीनियंस, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एग्रीड। पर हम लोगों ने दोनों को एक ही मान के चल लिया है। वर्क एट कन्वीनियंस मतलब एक काम दे दिया, ये 4-5 दिन में जब भी तुमको जमे तब कर लेना, दैट इज वर्क एट कन्वीनियंस। वर्क फ्रॉम होम मतलब आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ऑफिस मत आओ, वो 8 घंटे आप घर पे बैठो और जो काम ऑफिस में करते थे वही काम घर पे करो। मतलब वर्क फ्रॉम होम कल्चर के अंदर में बाकायदा आपको आपके सिस्टम के साथ में 8 घंटा प्रोफेशनल अटायर में बैठ करके काम करना पड़ता है, बिकॉज यू विल बी टेकिंग योर कॉल्स। तो वो थोड़ा सा भी प्रोटोकॉल्स तैयार होने के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसके प्रोटोकॉल्स पूरे तैयार नहीं हुए, तो वो हो जाएंगे। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद में हम इसके ऊपर में और ज्यादा डिटेल में काम करना शुरू करेंगे, तो वो हो जाएगा मैं समझता हूँ। लेकिन अभी महीना भर मैं आपके साथीदारों की तरफ से बात करूंगा कि थोड़ा सा साथ में लेकर के चलिए, तकलीफ को आप भी महसूस कीजिए, उनके घर तकलीफ जो हो रही है। ओके। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि के सुपुत्र भाई अशोक मुंदड़ा जी, हाँ, वो भी एक प्रश्न रखना चाह रहे हैं भैया। रायपुर शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं वो छत्तीसगढ़ के, मैं उनको ले रहा हूँ। मनीष छगन भैया को अनम्यूट करेंगे। थैंक यू भैया, मैंने अनम्यूट कर लिया है। आई थिंक आप सब सुन पा रहे होंगे। सबको जय श्री कृष्णा। मैं थोड़ा सा लेट आया, सेशन के बारे में मुझे ध्यान नहीं था, बट सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी हम भैया बिल्डर के साथ साथ हम एसेंशियल सर्विसेज में भी घुस गए हैं, इसलिए शायद मेरा स्टोर से लेट आना हुआ अभी। तो मेरा एक क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन में भी हैं हम, हमारी स्पॉन्ज आयरन की पावर प्लांट है, हमारा फैक्ट्री भी है। तो अभी जो मेजर चैलेंज है वो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज है। मार्च महीने में तो सारे एम्प्लॉयज ने 20 दिन काम किया है और अब ये अप्रैल पूरा चला गया है। हमारे एसेंशियल सर्विस में तो लोग आ रहे हैं, अभी हम पहले शुरू में तो नहीं आए, लेकिन अब हम उनको बुला रहे हैं। तो हमने कुछ दिन के लिए उनकी सैलरी जो 21 तारीख तक की थी
जनता कर्फ्यू तक की सैलरी तो 100% दी है। उसके बाद जो लोग आए हैं उनको हमने साथ में कुछ बोनस भी दिया है हर दिन का, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनकी हमने सैलरी कट करी है, क्योंकि हमारा सोचना ये था कि अभी हम उनको अगर सैलरी दे देंगे तो जो लोग नहीं आ रहे हैं वो तो और पूरे लॉकडाउन नहीं आएंगे, ये सोच के कि भाई जब बिना जाए ही हमको सैलरी मिल रही है महीने की तो फिर हम क्यों जाएं। बट ये एसेंशियल सर्विस की बात है, मगर ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी का क्या किया जाए सर। मार्च महीने में तो लोगों ने दिया है कुछ, बट अब ये अप्रैल महीना आ गया है, अप्रैल महीना में कोई भी काम नहीं, हम भी नहीं चाहते कि एम्प्लॉय का कुछ नुकसान हो कुछ हो, बट किस तरीके से लोग या हमारे यहाँ पे इतने वरिष्ठ लोग हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज के पीछे क्या क्या कर रहे हैं और या क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 100% एक बार में दे दें कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 40% दे रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद 20% दे रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, मतलब ताकि एम्प्लॉय को भी परेशानी ना हो और हमको भी ना हो। देखिए मुद्रा जी, ये जो सवाल आपने किया है, ये यहाँ जितने भी लोग उपस्थित है अभी 100, 125, 150 लोग जितने भी उपस्थित है, ये हर किसी के लिए इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग अलग है। एकदम पर्सनल लेवल पे कोई मेरा ओपिनियन पूछता है कि सैलरी देना चाहिए, क्योंकि जैसी परिस्थिति में आप वैसी परिस्थिति में मैं भी हूँ। आपके यहाँ 100 लोग काम करते होंगे, मेरे यहाँ 10 लोग काम करते हैं, वो अपने अपने बिजनेस का क्या साइज है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबके घर गुजारे के लिए उनको जितना चाहिए उतना तो मुझे बगैर सोचे उन तक पहुंचा देना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उसके घर में कोई और तकलीफ भी आ सकती है, जिसके लिए अभी हम भी अपनी तकलीफ के लिए एक्स्ट्रा कंटेंजेंसी फंड बना करके रखते हैं। आपके और मेरे स्टाफ ने शायद इसके पहले जिंदगी में कंटेंजेंसी फंड नाम की चीज सोचा नहीं होगा, लेकिन ये झटके ने उसको एहसास करा दिया कि अगर ये नहीं है तो कितनी मुश्किल में आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा अमाउंट उसका कंटेंजेंसी फंड के लिए भी उसको दे दीजिए, अगर मैं दे सकता हूँ तो। जो बहुत हाई पेड सैलरी वाले हैं उनकी कह सकते हैं कि साहब मैं समझता हूँ इतना तो आपके घर का खर्च भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा कम लीजिए ताकि हम नीचे लेवल पे जो लोग हैं उनको पूरा दे सके। कुछ ऐसा तबका होना चाहिए, सेगमेंट एक होना चाहिए मेरे स्टाफ का, जिसको पूरा सैलरी जाना चाहिए। आज अगर मैंने उनको, अगर किसी की सैलरी 15,000 है और मैंने पूरी 15,000 सैलरी उसको दे दिया, आई जस्ट गिविंग एग्जांपल, बगैर काम पे बुलाए उसको 15,000 की सैलरी दिया, तो वो व्यक्ति आने वाले बहुत समय तक इस बात को कभी भुला नहीं पाएगा कि मुझे बगैर काम के तकलीफ के समय मेरे सर ने मुझे 15,000 रुपए दिया था। अभी उसको काम पे हम नहीं बुला सकते, मत बुलाइए, लेकिन बैठ करके डिवीजन हेड जो है उसको बोलिए कि आपकी टीम के साथ बैठ करके सिर्फ इतनी चर्चा करो कॉल के ऊपर में कि आने वाले समय में हम काम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम पहले 8 घंटा काम करते तो ठीक है, 8 का 10, 12 मत करो, लेकिन 8 का 9 घंटा काम तो करो। उतनी ही सैलरी में 1-1 घंटा ज्यादा तो कर सकते हैं। बहुत लोगों ने, मैंने सुना है कि बहुत लोगों ने इस पीरियड में उनके जो अप्रेजल थे वो अप्रेजल भी दिए हैं। उनके यहाँ हर मार्च में अप्रेजल, हर मार्च के एंड में अप्रेजल तय होता था, अप्रैल में अप्रेजल लागू होते थे, तो उन्होंने अपने अप्रेजल भी तय कर लिए है। मतलब दे आर कटिंग तो नहीं कर रहे सैलरी, लेकिन जिनकी इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट भी अप्रैल में देने वाले हैं। ये मेरी बहुत लोगों से बात हुई है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक ने किया तो हर किसी ने करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें हैं। हम समय उनसे ज्यादा मांगेंगे, साहब 1-1 घंटा हम ज्यादा काम करेंगे, आधा घंटा ज्यादा काम करेंगे, ताकि जो नुकसान हमारा ये समय का हुआ है उसको कोप अप करें। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि मैंने आपको जो फ्री में पैसा दिया उसको वसूल कर रहा हूं। जो समय का नुकसान हुआ है हमारा उसको हमको कोप अप करना पड़ेगा, ताकि मार्केट में हम वापस उस जगह पहुंच सके। लेकिन सैलरी देना चाहिए, एक ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर में सैलरी सबको देना चाहिए। कटिंग ना करो तो बहुत अच्छा, जहां मजबूरी है वहां बोल करके कितना कर सकते हो कर दीजिए साहब। ऐसे मैं समझता हूँ ये तो हमको 1-to-1 लेवल पे, केस टू केस बेसिस पे करना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड रूल कटिंग नहीं करना चाहिए। वो बंदा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है भाई हर्ष राठी, आप अनम्यूट होकर एक प्रश्न पूछ लें। हर्ष भाई हमारे कार्यक्रम के संयोजक भी होते हैं। अच्छा, हाँ जी हर्ष राठी जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई एक मिडिल बिजनेसमैन है, हाँ जी, और वो एक लिमिटेड वर्किंग कैपिटल में अपना बिजनेस में फंसा हुआ है और वो ट्रेडिशनल तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है और उसकी वर्किंग कैपिटल उसको अपग्रेड करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? सर जो आपने कहा कि एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में वर्किंग कैपिटल को लेके पूरा फंसा हुआ है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस उसको अलाउ नहीं कर रही है ग्रो करना,
सर ये तो माइंडसेट है ना, ये तो माइंडसेट बना लिया हमने। मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे पैसे की कमी है, माना मैंने, तो आज की तारीख में पैसा कहाँ नहीं मिल रहा है सर? हर जगह पैसा मिल रहा है, मतलब हर एक बैंक, और अब तो और दे देगी बैंक आपको। आप सिर्फ आप, मतलब मैं समझता हूँ हम में से बहुत लोगों ने किया, मेरे अलग अलग 2-3 प्रोग्राम में काफी लोगों से चर्चा हुई है कि द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दिस लॉकडाउन इज, आप अपने बैंक के मैनेजर से, लोगों से बातचीत करते रहिए। सर देखिए मेरा पैसा मार्केट में फंसा है, वो उधारी तो आएगी नहीं। मुझे मेरा वेंडर जो है वो अभी और उधारी पे माल देगा नहीं, क्योंकि मैं उसको पुराना पेमेंट दे नहीं पा रहा हूँ कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो मुझे अगर कैश में माल लेना है किसी से तो मुझे पैसा लगेगा, तो आप मुझे एक्स्ट्रा फंडिंग का अरेंजमेंट करा करके दीजिएगा। इस समय पे उसको थोड़ा सा सेट करके रखिए बैंक के स्टाफ को, तो तुरंत ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ज्यादा लंबे समय तक, बहुत ज्यादा दूर तक आपको और मुझे नहीं लेकर के जाएगा। उसी बिजनेस को मॉडर्न बनाना पड़ेगा। बिजनेस चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस के अप्रोच को मॉडर्न करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी लेकर के आइए और बिजनेस को मॉडर्न बना दिए। मॉडर्न बना मतलब एसी लगा देना, बड़ा ऑफिस बना देना, चकाचक 4 रिसेप्शनिस्ट, पर्सनल सेक्रेटरी रख देना, उसको मॉडर्न नहीं। टेक्नोलॉजी को ला करके उसको सुविधाजनक बनाना, ताकि आप लंबे तक पहुंच सकें। थैंक यू सर। यू वेलकम। मैं हमारा अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं मनीष कुमार जी हेड़ा, एक हमारे बहुत दूरस्थ अंचल कुनकुरी परिक्षेत्र से रहते हैं। भाई मनीष हेड़ा को अनम्यूट करें। मनीष भाई, मनीष हेड़ा जी को। मनीष जी, मनीष हेड़ा जी आप हैं उपस्थित? मेरे ख्याल से नहीं है। आगे हेलो मनीष जी आप हैं? आगे जी जय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मनीष भाई। जी मैं मार्केटिंग बिजनेस का काम करता हूँ सर। हाँ जी। मैं एयरटेल डिजिटल का और डीटीएच मोबाइलिटी का मैं चैनल पार्टनर हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पर में जैसे जसपुर जिले में क्या हुआ है कि रिचार्ज काउंटर्स वगैरह हमें गवर्नमेंट ने खोलने नहीं दिए और लोग ऑनलाइन रिचार्ज की ओर बढ़ गए हैं। तो इससे मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा चौपट हो रहा है। और मेरे इस बिजनेस में मैंने 6 स्टाफ रखे हुए हैं, जिनको पिछले महीने तो मैंने सैलरी दी है, और अगले महीने आने वाले टाइम के अंदर अभी वो लोग अब सैलरी का भाई डिमांड तो करेंगे ही, और जब मार्केट खुलेगी तो लोग स्वाभाविक है कि ऑनलाइन रिचार्ज की ओर चले गए हैं। तो मेरा तो बिजनेस लगभग चौपट होने वाला है, तो इसके लिए मुझे कुछ सुझाव बताएं। ओके, देखिए ऐसा दिमाग में ये चीज को बैठा मत लीजिए कि मेरा बिजनेस चौपट होने वाला है। जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द हमारी जिंदगी में हकीकत बन करके आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस के सामने से आंखें बंद कर लेना है, बिजनेस को देखना है, उसकी तकलीफ को महसूस करना है और उसमें से रास्ता निकालना है। द मोमेंट यू से कि बिजनेस चौपट होने वाला है, पहली गाड़ी से बिजनेस चौपट होगा। अपने शब्दों को बहुत नाप तोल करके अपने लिए बोलिए साहब। सच्ची शिद्दत से जिस चीज को चाहोगे सारी कायनात उसको हासिल कराने की साजिश में जुट जाएगी, चाहे वो चौपट होना क्यों ना। हाँ, अब ये जो आपका जो बिजनेस का नेचर है उसके लिए टफ टाइम आ रहा है। हमने भी ये कहा कि धीरे धीरे समय ऑनलाइन पे बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप एक बात को और ध्यान से सुनिए साहब। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मुकेश अंबानी ने जियो, फेसबुक और जियो ने जुड़ करके सारे किराना को ऑनलाइन ले जाने, डिजिटल ले जाने की सोच रहे, लेकिन उसके साथ ही एक अगली न्यूज आई है कि Amazon इज ओपनिंग स्टोर्स। आप समझो बात को, आप सब जगह जो चीजें पढ़ते हो उसके साथ में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। Amazon स्टोर्स ओपन कर रहा है। क्यों ओपन कर रहा है? क्योंकि Amazon को लग रहा है कि दुनिया, हिंदुस्तान के 2% लोग ही सिर्फ Amazon की शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसमें से Amazon कितना करते होंगे। लेकिन उन लोगों को Amazon के स्टोर में बुला करके वहां पर चीजों को, ऑनलाइन शॉपिंग को महसूस करा करके वहां से उनके लिए ऑनलाइन शॉपिंग करा करके दें। और है तो उसको दुकान पे बुलाया, इसका मतलब ऑफलाइन की वैल्यू है। अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है जो शिफ्ट हो रहा है, तो अपने बिजनेस के नेचर में आप शिफ्ट लाइए। ट्राई टू गो विद द थिंग्स। आपको तकलीफ नहीं है, सब तो एयरटेल की दिक्कत जा रही होंगी। एयरटेल ने अपने जो फैसिलिटी सेंटर खोल के रखे हैं वो सबको दिक्कत जाएगी, लेकिन उसके अंदर में कोई नई चीज जोड़ी है। चीजों को, 2 चीजों को ऐड करिए, 3 चीजों को ऐड करिए। इसलिए आजकल जमाना ये हो गया है कि डोंट डिपेंड अपॉन ओनली वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इतनी तेजी से बिजनेस का पैटर्न चेंज हो रहा है कि कब वो चीज आउटडेट हो जाएगी और हम उसी को पकड़ करके बैठे रहेंगे। मैं अपने बिजनेस के अंदर में 2-3 बार ऐसी चीजों को भुगत चुका हूं साहब। वो चीज बहुत अच्छी थी लेकिन उसका जमाना ही नहीं है। तो जब समय के साथ अपनी चीजों के अंदर में एड ऑन करते रहिए। मैं समझता हूं
हो जाएगा। लेकिन चौपट शब्द को दिमाग से निकालिए, हाँ चेंज क्या करना है उसको लाइए साहब। बट ऑफलाइन स्टोर्स खत्म नहीं होंगे, 98% लोग ऑफलाइन काम करते हैं। हाँ थैंक यू सर। हाँ जी हिड़ा जी, धन्यवाद। भैया हमारा अगला एक प्रश्न है, लीलाधर जी चांडक लेके आ रहे हैं। लीलाधर चांडक भी आप हैं? हाँ आगे आगे लीलाधर जी, लीलाधर चांडक जी उनको अनम्यूट करना पड़ेगा मनीष जी। एक सेकंड। हाँ अनम्यूट किया हमने। चल मैंने कर दिया उनको, मैंने कर दिया अनम्यूट। हाँ जी लीलाधर जी जैसे कृष्ण। जी लीलाधर भी आप अपना प्रश्न रखें। या फिर आवाज नहीं आ रही है लीलाधर जी आपकी। उनका नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ। हाँ ओके। लीलाधर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और डिसेबल हो गए। ये नवल किशोर राठी जी है। लीलाधर भी हम आपके पास आते हैं, जब तक आप अपना नेटवर्क चेक करिए। जब तक चंद्रेश गांधी जी। हाँ चंद्रेश जी गांधी। हाँ चंद्रेश, हेलो। हाँ जी बोलो भैया। चंद्रेश जी, चंद्रेश जी गांधी। जय महेश भैया। चंद्रेश भी आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ जी मुकेश सर, आपसे एक सवाल था मेरा। जय महेश भाई जी। जय महेश भैया जी जी पूछिए। इस कोरोना जैसी महामारी में हम सब जब व्यापार बंद कर घरों पर बैठे हैं, तो मेरा सवाल ये आपसे था कि हम अपने व्यापार को में ऐसा क्या परिवर्तन लाना चाहते जिसमें भविष्य में कभी ऐसी विपदा आए तो हम नुकसान उठाना ना पड़े और हमारा व्यापार जारी रहे। कृपया प्लीज इस बारे में मुझे कुछ जानकारी दें। देखिए मुझे दुनिया में, मतलब आप पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में एक भी व्यापार ऐसा बता दी जिसके अंदर में नुकसान शब्द नहीं होता होगा साहब। व्यापार है तो नुकसान, नफा और नुकसान ये तो है, तभी से तो व्यापार बोलते साहब। तो कोई भी व्यापार ऐसा नहीं जिसके अंदर में जिंदगी में कभी नुकसान नहीं हो। हाँ होने वाले नुकसान को हम कितने पहले से देख सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारियां कर सकते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ग्रोथ पे कम से कम पड़े, वो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हम ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा अगर हमारा बिजनेस मैन पावर ड्रिवन कम से कम रहेगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादा रहेगा। हमारे बिजनेस के अंदर में कंटेंजेंसी फैक्टर्स को लेकर के हम काम करते रहेंगे। हम किसी भी एक सेगमेंट के ऊपर में पूरे तरीके से 100% फोकस्ड ही ना रहे। ये सारी चीजें कि एक डोमेन कम हुआ तो दूसरा डोमेन चलता है, और लोग छोड़ के चले गए, और अगर सिस्टम्स जगह पे बनी हुई है तो कोई भी व्यक्ति, आप कभी सोचा है आपने कि हिंदुस्तान लीवर और ये जब यूनिलीवर वगैरह कंपनियां हैं, हम और आप दो व्यक्ति छोड़ के चले गए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये लीवर जैसी कंपनियां उसके अंदर में तो किसी भी लेवल पे कोई भी बंदा छोड़ के जाता है, ये कभी परेशान नहीं होते। इनके चेहरे पे, इनके ऑफिसर के चेहरे पे शिकन नहीं आती। वो इतना बोलते साहब 4 दिन में नया आ जाएगा, चिंता मत करो, जितना आपका काम हो रहा था उतना हो जाएगा। क्योंकि वो आएगा, उसको खाली खाना पूर्ति करना है, जगह की सिस्टम चल रही है, वो जाकर के उसको काम करना है। उनके बिजनेस सिस्टम ड्रिवन है, तो उनको लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता साहब। हमारे बिजनेस में अगर 2 व्यक्ति छोड़ के चले गए तो हम और आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि हमारा बिजनेस आज भी बहुत ज्यादा मैन पावर ड्रिवन है, सिस्टम ड्रिवन कम। लेकिन सिस्टम ड्रिवन रहेगा तो ऐसे कोई भी हादसे, प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को हम कम से कम करवा सकते हैं। लीलाधर भैया आपका नेटवर्क बराबर हुआ? लीलाधर जी चांडक कनेक्ट आ गया। अनम्यूट कर दूं उनको मैं? ओके कर दिया। नहीं हो रहा यहाँ से। हाँ मनीष जी आपको ही करना पड़ेगा। हो गया? नहीं नहीं हो रहे अनम्यूट। मिड टाइम किसी और का प्रश्न तो ले लो जी। हाँ, जब तक ये नवल किशोर जी राठी हैं, नवल किशोर जी राठी। हाँ जी।
राकेश भैया, हेलो। हाँ भैया, उनका क्वेश्चन आंसर में उनका प्रश्न आया हुआ है। नवल जी ओपन हो गए, नवल जी ओपन हो गए, अनम्यूट हो गए। हाँ मुकेश भैया। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर आपका सेशन रहा। एक मेरा क्वेश्चन है भैया, जी। हेल्थ और वेलनेस के बिजनेस को मुझे साइंटिफिक कुछ प्रोडक्ट का काम लिया मैंने अमेरिका का, उसको प्रमोट करना है ऑनलाइन, बिजनेस फ्रॉम होम के कंसेप्ट में, तो इसको प्रॉपर वे में कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? अभी आप खुद ही कह रहे हो कि ऑनलाइन उसको आपको बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपकी विजिबिलिटी जितनी ज्यादा ला सकते हो उतनी ज्यादा लाने का प्रयास कीजिए आप। और साधारण जनता को तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये 2 चीजें पता है। आप उससे आगे बढ़ करके आपका कस्टमर कहाँ पर है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कस्टमर फेसबुक पे नहीं है तो फेसबुक पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आपका कस्टमर कहाँ है वो जगह ढूंढने की कोशिश कीजिए और वहां उसको जाकर के उस तक पहुंचे चीजें वैसी करवाइए। सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ लीजिए, बिजनेस इंटेलिजेंस का साथ लीजिए। मैं समझता हूँ ऑनलाइन तो आज की तारीख में हम यहाँ बैठ करके कहीं भी कर सकते हैं साहब, कोई आपत्ति उसकी दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। अग्रेसिव करना पड़ेगा। हफ्ते में 1 दिन 1 पोस्ट डाल दिया, 2 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन में 1 पोस्ट डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको शेड्यूल बना करके आपकी कंटिन्यूअस आपकी पोस्टिंग जाएगी तो ये बिजनेस आराम से चलेगा। ठीक, थैंक यू। फाइन, थैंक यू। ओके, बैक टू राकेश जी। राकेश भाई फ्रीज हो गए क्या? मनीष जी और कोई प्रश्न आ रहा है? मनीष क्वेश्चन पूरे हो गए ना? जी लगभग सब हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ भैया के लिए। हाँ विजय भाई। भैया जय श्री कृष्ण। जी भैया जी, बस आपका आशीर्वाद भैया हम लोगों को प्रदेश युवा संगठन को हमेशा मिलता आया है। और हमारे हर सत्र में कोई भी सत्र ऐसा नहीं किया, मैं समझता हूँ पिछले 4-5 सत्रों में, कि जिसमें हम लोगों ने आपसे सहयोग और आशीर्वाद नहीं लिया हो। तो हमारा इस सत्र ये अभी नया चालू हुआ है। रुपेश भाई, अरुण भाई, इनकी पूरी नई टीम बनी है और ये बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हम लोग इस सत्र के शुरुआत में ही आपसे जुड़ लिए हैं। तो मैं चाहूंगा भैया कि आगे पूरे 3 साल हमारी इस नई टीम को काम करना है, तो आपका आशीर्वाद इनको आगे भी मिलता रहे। तो आज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा आगे आपका स्नेह भी मिलता रहे भैया। महामंत्री अरुण भैया, विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। जी भैया। जय महेश साथियों, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा 7 दिवसीय जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है बिजनेस की पाठशाला पावर्ड बाय राठी बिल्ड मार्ट, आज उसका 3रा दिन था। और आज हमने सुना एक शानदार ट्रेनर जो एनर्जी से भरपूर थे और मुकेश जी आसर साहब, जिन्होंने आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली बिजनेस के बारे में। कई चीजें पोस्ट कोरोना जो हमें इफेक्ट होने वाले हैं उनसे कैसे बचा जाता है वो उन्होंने हमें बताया। इनका आपने हमें जो कीमती समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रदेश युवा संगठन की तरफ से। साथ ही आज हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े थे। श्री भैया जुड़े हैं, धमतरी जिला अध्यक्ष श्री भैया, सुरेश जी मुंदड़ा साहब महामंत्री प्रदेश सभा, वो शायद अभी नहीं है हमारे साथ। आप सभी का प्रदेश युवा संगठन धन्यवाद करता है। सभी पार्टिसिपेंट जो इंडिया के कोने कोने से जुड़ के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और रोज कुछ नया करने की हमें एनर्जी दे रहे हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन की तरफ से। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, कल भारत के टॉप बिजनेस टाइकून्स में से एक हमारे मधुसूदन जी केला साहब, हमारे समाज के गौरव मधुसूदन जी केला साहब, जो कि फाइनेंस सेक्टर में अपनी काफी बड़ी होल्ड रखते हैं, वो कल हमारे बीच होंगे। शाम के 4:30 बजे से हमारा कल का उनका एज अ गेस्ट होंगे, गेस्ट स्पीकर होंगे कल 4:30 बजे से उनका सेशन। और उसके बाद हमारा अनूप भैया का कंटिन्यू 5 बजे से जो सेशन है वो कंटिन्यू होगा। तो कल आप सबसे अनुरोध है कि 4:30 के पहले 4:15 तक आप लॉग इन हो जाए और उनके सेशन को जरूर सुने। जय महेश। धन्यवाद अरुण भैया, धन्यवाद मुकेश भैया कि आपने हमारा मान सम्मान रखा और कम में बम दिया हमें। और इसी के साथ ही कल का कार्यक्रम के बारे में महामंत्री जी ने आपको अवगत करा दिया है, आप सभी साथियों को। मुकेश भैया है हमारे साथ? जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत शानदार शब्दों में आपने पूरे छत्तीसगढ़ को पूरा आशीर्वाद बनाए रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया एक क्वेश्चन आ रहा है किसी का, कोई सपना लड्डा। जय श्री कृष्णा भैया सभी के साथ। मनीष भैया जी भैया। ठीक है भैया, बस इस प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल पुनः कल हमारे पास गेस्ट स्पीकर जैसा कि अरुण भैया ने बताया मधुसूदन जी केला हमारे बीच रहेंगे। कल 4:30 बजे से हम सभी साथी उनके सुनेंगे। कल अनूप मुंद्रा का भैया का प्रोग्राम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। कल इस बात का चौथा दिन रहेगा हमारा कंटिन्यू। सभी साथियों से आग्रह कल सभी समय पर, आज का जैसा 3 दिन आपने समय दिया हमें वैसा ही समय आपका आने वाले समय में मिलता रहे। बस कोरोना को दिमाग में मत घुसने देना। नहीं भैया कोरोना उत्सव मना रहे हैं हम लोग तो। अरे कोरोना को दिमाग में मत घुसने देना, नहीं तो साहब पॉजिटिव हो जाएंगे फिर। जी भैया जी भैया। ओके चलिए, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भैया, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स के बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। जय महेश।